रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रिया इरफान और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। और नाज़रीन, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं इंतखाबात की, जो कि ख़त्म तो हो चुके हैं लेकिन हुकूमत साजी का जो मरला है वो अब शुरू हो चुका है। और हुकूमत साजी से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं मुल्क के मौसम के बारे में, क्योंकि बहुत दिन हो गए हम सिर्फ इलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमने मौसम की बात बिल्कुल भी नहीं की, हम अपने प्रोग्राम को भी मिस कर रहे थे। Exactly, तो लाहौर में जो मौसम का हाल बताने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि लाहौर में बादल तो छाएंगे लेकिन बारिश का कोई इम्कान नहीं है। कल लाहौर फिर फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से सर फहरिस्त रहा है, जो कि एक बहुत बड़ा सवालिया निशान भी है, लम्हा फ़िक्रिया भी है। और अगर इस्लामाबाद की बात करें, गिरदोनवा की भी बात करें, तो वहाँ पर भी मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर आलूद ही रहेगा। बिल्कुल, लेकिन अगर KPK की तरफ हम लोग जाएं तो वहाँ पर बहुत से ऐसे अजला हैं जहाँ पर मौसम सर्द है, मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है, लेकिन इसके बावजूद अब ये देख रहे हैं कि बालाई अजला में शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। ताहम रात में अगर महफिजाबाद, मानसेरा, बालाकोट और इसके गिरदोनवाह में बूंदाबांदी के हवाले से बात करें तो हाँ, वहां पर हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन साथ ही साथ बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद, जबकि जुनूब मगरबी अजला में मतला अबर आलूद रहेगा। अच्छा, ये तो हमने ओवरऑल मौसम की सूरत हाल बता दी है, लेकिन आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है कि रात में भी लाहौर में आपको एक वक्त ऐसा आता है जब गर्मी लगना शुरू हो जाती है और इस वक्त सिचुएशन ऐसी है, बार बार तब्दील हो रहा है। हाँ। जब दिन के वक्त में धूप इतनी तेज निकली होती है तो ऐसा लगता है कि आपको कोई भी स्वेटर जैकेट पहनने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आता है तो फिर से वो हल्की फुल्की सर्दी दोबारा से शुरू हो जाती है और इस मौसम में खासतौर पर ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। कभी आप ब्लैंकेट उतारते हैं, कभी आप ब्लैंकेट उड़ते हैं, तो ये एक सूरत हाल चल रही है इस मौसम की। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी आगे बढ़ते हैं, शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। अगला वज़ीर आज़म कौन, सियासी जोड़ तोड़ शुरू। कौन आजाद किसका होगा, सियासी जमातों में जोर आजमाएं शुरू। हुकूमत साजी का मुश्किल तरीन मरहला शुरू, 48 घंटे अहम करार। सोशल मीडिया आम इंतखाबात पर कैसे असरअंदाज हुआ। आम इंतखाबात का अहम तरीन मरहला मुकम्मल हो चुका है और अब हुकूमत साजी का मुश्किल तरीन मरहला शुरू हो चुका है। और इंतखाबात में किसी भी पार्टी को हमने देखा कि वाज़ेह अक्सरियत नहीं मिली, जिसकी वजह से सियासी जमातें एक दूसरे से राब्ते करने में मसरूफ़ दिखाई दे रही हैं। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली के जो 266 हल्के हैं उनमें से 264 के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल हो चुके हैं। और इलेक्शन कमीशन को मौसूल होने वाले कौमी असम्बली के नताइज के मुताबिक जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो 101 नशिस्तों के साथ सर फहरिस्त हैं। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो वो 75 नशिस्तों के साथ दूसरे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 54 नशिस्तों के साथ इस वक्त तीसरे नंबर पर मौजूद। बिल्कुल, लेकिन अब जो भी सियासी जमातें वफाक और सूबों में हुकूमत साजी करेंगे उनके लिए सब कुछ इतना आसान नहीं होगा। मुश्किल चैलेंजेस से निपटने के लिए अहल अफराद पर मुश्तमिल मुस्तहकम हुकूमतों का क़याम बेहद ज़रूरी है। लिहाजा सियासी क़यादत को ज़ाती और जमाती मफादात से बालातर रहकर मुल्क और कौम के मफाद के हामिल फैसले करना होंगे। मरकज़ और सूबों में वज़रा की भर्ती करने की रवायत खत्म करके काबीना का हुजूम हकीकी जरूरत के मुताबिक रखना होगा, लेकिन हमें ऐसा होता हुआ ना तो माजी में नजर आया है, ना ही शायद मुस्तकबिल में नजर आ रहा है। बार बातें भी ये की जा रही हैं कि जो PDM 2 है वो ही दोबारा से शायद हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। जिस तरह से कोलिशन गवर्नमेंट की बात की जा रही थी और जब जलसे जुलूस हो रहे थे तो हम देख रहे थे कि बड़ा सख्त नैरेटिव था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि मुस्लिम लीग नून के साथ नहीं बैठेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी ने स्पेसिफिकली तकरीबन हर जलसे में यह बात की है और उन्होंने कहा कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे। अब पहली बात में तो वो कामयाब नहीं हो सके कि नून लीग के साथ नहीं बैठेंगे। दूसरी जो वो बात कर रहे थे कि लाहौर से वज़ीर आज़म नहीं बनने देंगे, अब उसमें वो कितना वजन है ये भी देखना कामयाब हो पाते हैं। उनके वालिद साहब शायद उन्हें, मुझे लगता है, दोबारा से समझा लेंगे। और अब ये भी देखना बड़ा ज़रूरी है कि कर्ज़ों का बोझ कम हो जाए, अवाम के मसाइल के हल के लिए ज़्यादा से ज़्यादा वसाइल दस्तयाब हों और इस पर काम किया जाए। इसी हवाले से हम सबसे पहले बात करेंगे सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी साहब ने ज्वाइन किया है। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बात यह है कि हमने इलेक्शन पर 50 अरब से ज़ायद का खर्चा किया। सियासी कारकुनों की बात करें तो उनके भी इनफरादी तौर पर करोड़ों रुपए खर्च हो गए। अब मुस्तहकम हुकूमत मार्ज़े वजूद में आ पाएगी, आप देख रहे हैं ऐसा कुछ? एक तो ये कि मुस्तहकम हुकूमत वक्त की जरूरत है। दूसरी बात ये है कि जो फैसला अवाम ने दिया है उस फैसले का एहतराम किया जाना चाहिए जी। एक इसमें अहम बात यह है कि अगर PTI ये तय करती है कि वो अपनी मखसूस सीटें बचाना चाहती है और हुकूमत बनाना चाहती है
तो उसे पहले अपनी किसी रजिस्टर्ड पार्टी में इंतजाम करके अपनी वहां पर शमूलियत का ऐलान करना चाहिए और अपनी सीटें बचानी चाहिए अगर बच सकते हैं। मुझे नहीं मालूम है कि अगर लिस्टें इन्होंने इलेक्शन कमीशन को दी हुई हैं तो उन लिस्टों के मुताबिक लोगों को नुमाइंदगी मिलेगी या कोई और तरीक़ाकार होगा, इस पर आईनी माहिरीन बात कर सकते हैं। पहले तौर पर वो खुद आजमाएं, अपनी कोशिश करें, वो इत्तेहादी बनाएं किसी को। वो गुज़श्ता रोज उनके बाद लीडर कह रहे थे कि हम जो है एमक्यूएम के साथ बैठने के लिए तैयार हैं और नून लीग के साथ बैठने का सवाल ही पैदा नहीं होता, हम पीपल्स पार्टी के साथ भी नहीं बैठेंगे। चले भाई आप एमक्यूएम को साथ मिला लें या किसी और को साथ मिला लें, अपनी कोशिश करके देख लें, फिर उसके बाद ही बाकी लोगों का राय बनता है कि वो अब आगे बढ़े। तो अब ऐसी सूरत हाल में मेरा मशवरा ये होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चूंकि पाकिस्तान में कोई खास बड़ी कामयाबी, एक कामयाबी तो बहरहाल उनकी है, एक जमाने में उन्हें 18 सीटें दी गई थी, एक जमाने में उन्हें 45 सीटें दी गई थी, अब उनके पास 53 सीटें हैं, तो उन्हें अपोजिशन में बैठ जाना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि हम अपोजिशन में बैठेंगे। और उन्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जनाब हमने हर हालत में इक़्तिदार में जाना है, वज़ारतें हासिल करनी हैं। और अगर उन्हें किसी भी सूरत में मुल्क के मफाद की खातिर ही सही, जो वो कहते हैं, अगर उन्हें बैठना पड़ता है कि वो जाएं और हुकूमत साजी में नवाज लीग का साथ दें, तो फिर उनके लिए बेहतरीन बात यह होगी कि वो हुकूमत साजी में उनका साथ दें, मगर कोई वजारत न लें, किसी किस्म की किसी वजारत को वो ना लें और हुकूमत साजी का पूरा अख्तियार जो है। लेकिन लगारी साहब, आपको लगता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इन मशवरों के पर अमल करने के लिए इतनी भरपूर तरीके से कैंपेन की थी? एक तरफ तो नजर आ रहा था कि अगर नशिस्तें कम मिलती हैं तो हो सकता है कि वो ऑपोजिशन में जाकर बैठें, लेकिन जब उनके लिए कुछ दो वाले मामला अगर आसान होते हुए हमें नजर आ रहे हैं, तो मुमकिन तौर पर हो भी सकता है बार्गेनिंग का अमल कुछ इतना बेहतर हो जाए कि वो वज़ारत उज़्मा के अहदेदारों में से एक हो। नहीं, वज़ारत उज़्मा के अहदेदारों से अगर किसी बैसाखी पर खड़े होंगे, बैसाखी के हट जाने के बाद धड़ाम से नीचे आ गिरेंगे ना, तो ये तो कर सकते हैं ना कि आप नहीं हैं हुकूमत साजी के पोजीशन में, तो आप या तो अपोजिशन में बैठें या फिर आप किसी का साथ दें, लेकिन किसी भी सियासी मफाद के बगैर हमारी सियासी अखलाकियात को भी तो मजबूत होना चाहिए, उसूलों को भी तो मजबूत होना चाहिए, और रिवायात को भी तो आपने एक रिवायात भी तो बनानी है जी, कि अगर हमारे पास हुकूमत बनाने का अख्तियार नहीं था तो हमने हुकूमत बनवाने में मदद की, लेकिन हम तो सर फिर किस क्रेडिबिलिटी को मद्देनजर रखते हुए नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत साजी का ऐलान कर दिया, क्योंकि आजाद उम्मीदवारों के पास सबसे ज्यादा तादाद में सीटें मौजूद हैं? एक तो आजाद उम्मीदवारों के पास सबसे ज्यादा सीटें होने के बावजूद भी उनमें से एक तादाद तो ऐसी है ना कि जो बिल्कुल आजाद थे, वो ना इधर से थे ना उधर से थे, वो तो जा सकते हैं किसी तरफ। और ये जो है, इनमें से भी तो ऐसे लोग मौजूद थे ना कि जो मुस्लिम लीग को भी हराया उन्होंने और बाकी पार्टियों को भी हराया, और वो खुद पीटीआई के टिकट पर आए, मगर वो जाकर इनके साथ बैठ गए। और ऐसे अरकान, ऐसे एक दो रुकन का नाम हमारे सामने आया है कि जो वो पीटीआई के साथ नहीं है। अगर एक आदमी पीटीआई से हट सकता है, चूंकि पीटीआई के तौर पर ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा है, अगर वो एक जा सकते हैं तो 10 भी जा सकते हैं, 20 भी जा सकते हैं। अगर वो चले जाते हैं तो फिर वो सूरत हाल नहीं हुई, ये किसी पार्टी में शामिल नहीं हुए जी, या खुद अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन उनका वैसे ही मशकूक था। तो अब क्या हुआ है सूरत हाल? अब अपने लिए उन्होंने रास्ता कौन सा अख्तियार किया, ये तो हमें बताया ही नहीं ना इन्होंने कौन सा रास्ता अख्तियार। लेकिन जो बातचीत उनकी चल रही है वो जमात इस्लामी से चल रही है, जो कि खुद भी एक निशिस्त नहीं निकाल सकी है। तो जमात इस्लामी में आपको लगता है कि ये तमाम आजाद उम्मीदवार जा सकते हैं? और जमात इस्लामी पहली बार एक बड़ी पोजीशन में आ सकती है, और फिर तो उसके बारे नहीं आ रहे हो जाएंगे। लेकिन जमात इस्लामी के साथ क्या पीपल्स पार्टी बैठने को तैयार होगी? पीपल्स पार्टी को किसी सूरत में नहीं बैठना चाहिए और उन्हें जाकर अपोजिशन में बैठना चाहिए। और क्या वो नून लीग ये मैसेज देगी कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है जमात इस्लामी के बजाय हमारे साथ आ जाए? अगर इनको जाना पड़ता है तो ये वज़ारतें हासिल ना करें और पीएमएल को मौका दें। मेरा ख्याल ये है कि अगर पीएमएल और जमात इस्लामी से पीपल्स पार्टी को कोई एक चीज आप करनी पड़ेगी, एक फैसला करना पड़ेगा, तो पीएमएल का फैसला करेंगे और जमात इस्लामी का फैसला नहीं करेंगे। चलो ये अच्छी बात है, अगर वो जमात इस्लामी में जाते हैं
कम अपने कोई ना कोई हैसियत बना पाएंगे और कोई ना कोई नशस्तें भी अपनी बचा पाएंगे। देखते हैं कि वो ऐसा करते हैं। पाकिस्तान में जमात इस्लामी इक़्तिदार भी होना चाहिए, चाहे पीटीआई का इंजमाम से जमात इस्लामी आती है तो कोई बात नहीं, जमात इस्लामी आ जाए इस मुल्क के अंदर। लेकिन लगारी साहब, आपको ऐसा लग रहा है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार हैं, या हम पीटीआई की बात कर लें, वो हुकूमत साजी की तरफ जा रहे हैं? क्योंकि हुकूमत साजी के लिए उन्हें बाकी जमातों से भी बात करनी पड़ेगी, उनके साथ मिल बैठना होगा, जिन्हें वो चोर डाकू कहते रहे हैं उनके समेत। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि पीटीआई तो कन्फ्रंटेशन की तरफ ही जा रही है, वो एहतजाज की कॉल दे रहे हैं इतनी सीटें जीतने के बावजूद भी। केपी की तरफ अगर हम देखें, वहां पर भी वो कह रहे हैं कि अली मीन गंडापुर साहब को वजीर आला के लिए नामजद करने जा रहे हैं वहां पे। देखें, पिछले 2 साल से पाकिस्तान में उन्होंने अदम इस्तेहकाम पैदा किया है एक एजेंडे के तौर पर। अब भी वो यही चाहेंगे, तो आप बड़ी पार्टी के लीडर के तौर पर आप उनको मौका दें कि जाएं आप हुकूमत बनाएं। वो अगर हुकूमत नहीं बनाते हैं तो कम से कम लोगों के सामने खोल कर आए। और अगर जमात इस्लामी में जाएंगे तो फिर उनकी पोजीशन क्या होगी? क्या जमात इस्लामी के मेंबर के तौर पर पहला काम तो ये होगा ना कि उन्होंने अपनी जमात की रजिस्ट्रेशन करा के जमात इस्लामी का नाम फिर पीटीआई रखना होगा। क्या जमात इस्लामी भी इसके लिए तैयार होगी? चूंकि अगर पार्लिमानी पार्टी का नाम पीटीआई हो और जमात का नाम जमात इस्लामी हो तो ये वैसा नहीं है मामला के पाकिस्तान। लेकिन लगारी साहब, हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ हल्के ये भी गुफ्तगू करते हुए नजर आ रहे हैं कि मुमकिन तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन की तरफ भी बढ़ा जा सकता है, फिर उसके बाद भी कोई बेहतर फैसला लिया जा सकता है। क्योंकि हमने देखा कि जिस संजीदगी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को देखा, कि आम इंतखाबात को भी उसी संजीदगी के साथ देखेगी, क्योंकि तकरीबन कुछ 70 से ज्यादा हल्के हैं जो कि चैलेंज कर दिए गए, ना सिर्फ पीटीआई की तरफ से, आजाद उम्मीदवारों की तरफ से, बल्कि दीगर जमातों की तरफ से भी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी मौजूद है। नहीं, वो अपनी जगह पर इंतखाबात के बारे में जो भी सूरत हाल पैदा हुई है, अब इस मुल्क को लेकर चलना और उसके साथ सियासी इस्तेहकाम पैदा करना वो सियासी जमातों का काम है। और अगर नहीं पैदा करती हैं और अगर मुल्क बहरान में जाता है तो ये सियासी जमातें ही जिम्मेदार होगी, इन्हें अपने रास्ता निकालना होगा। और उसमें ये नहीं है कि पीटीआई शामिल नहीं है, पीटीआई की यही एक जिम्मेदारी रह गई है कि वो बहरान पैदा करती रहे, तो शायद वो पीटीआई इररिलेवेंट हो जाएगी। तो अगर इररिलेवेंट नहीं होना है तो फिर उसको कोई ना कोई रास्ता अख्तियार करना होगा। ठीक है लगारी साहब, अभी आप यही बात कर रहे थे कि जो अखलाकियात हैं वो भी सियासत में कहीं ना कहीं फिर रहनी चाहिए। कल हमने देखा जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे वसीम कादिर साहब, जिन्होंने शेख रोयल असगर साहब को हराया, एक बहुत बड़ी सीट थी वो और बहुत अच्छे मार्जिन से वो वहां पर जीते हैं, वो भी नून लीग में शामिल हो गए हैं। उस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? और जैसे ही वो नून लीग में शामिल हुए फिर सोशल मीडिया पर हमने देखा जिस तरह से उनकी ट्रोलिंग शुरू हुई। नहीं, मैंने तो पहले आपको कहा है ना कि मैं उसी तरफ इशारा कर रहा था कि वो और ये भी इत्तलात अभी हमें मौसूल हो रही है कि रात को उनके घर पर हमला भी हुआ है। वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कि अगर इस तरह से और लोग भी अगर आते हैं टूट कर तो फिर क्या होगा? ये तो एक वसीम कादिर है, अगर 5, 8, 10 पर और वसीम कादिर आ गए तो फिर क्या करेंगे? तो क्या पीटीआई लोगों के घरों पर हमले करती रहेगी? और अगर उसको जमात इस्लामी बना दिया जाए तो फिर तो लोग कबूल कर लेंगे। लेकिन लगारी साहब, अवाम के वोटों को कुछ टकों के ऊपर, कुछ टकों के एवज बेच देना आपको लगता है कि बिल्कुल ठीक है? वो वोटर के जिसने 5 साल इंतजार किया अपना आईनी हक इस्तेमाल करने के लिए, 2 रोज बाद मालूम हो कि वो शख्स जो है वो वफादारी तब्दील कर चुकी, किसी और जमात में जा चुका है। फिर मरियम बीबी ये बात करती रही हैं कि जो लोटे होते हैं उनकी जगह बाथरूम में होती है, तो क्या लोटे बाथरूम में पहुंच गए? हाँ, पहुंच गए होंगे। उनका सियासी मफाद यही होगा, उनका जाती मफाद यही होगा। अच्छा, उसकी जिम्मेदारी मुझ पर कैसे आई होती है? वो कर रहे हैं अपने फैसले, और इतना पाकिस्तान में फैसले होते रहे। बहुत से लोटे हैं पीटीआई में, बहुत से लोटे हैं नून लीग में, बहुत से लोटे हैं पीपल्स पार्टी में। ऐसी कौन सी बात है? लेकिन ये लगारी साहब रिपीट टेलीकास्ट है। 2018 में वसीम कादिर को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तोड़कर लेकर गई थी, अभी नून लीग वापस तोड़कर ले गई। उस वक्त उस्मान बुज़दार इनके गले में हार डाल रहे थे। तो ये तो रिपीट टेलीकास्ट हम देख रहे हैं, तो अखलाकियात तो फिर किसी भी जमात में नहीं है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना जी। लेकिन क्या सियासी अखलाकियात होनी भी नहीं चाहिए, ख्वाहिश भी नहीं करनी चाहिए। मैं तो ख्वाहिश कर रहा हूँ कि सियासी अखलाकियात होनी चाहिए, लोग हुकूमत साजी में हिस्सा लें लेकिन वजारतें ना लें। ये अखलाकियात है और ऐसी मिसाल कायम होनी चाहिए। मेरी ख्वाहिश है ना, मेरी ख्वाहिश पर जरूरी है कि वो अमल करें। अगर अमल करते हैं तो मैं समझूंगा कि अच्छी बात है और उन्होंने ठीक किया है। इस पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जरूरत है, ये हमारी जरूरत है। और एक बात तय है कि जिसका नाम पीटीआई है
उसने मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, वो उसको और बढ़ाना चाहती है, ये मुझे एहसास है। अच्छा, उसका अपना एजेंडा है या कोई और एजेंडा है, ये भी हमारे सामने है। तो फिर और चीजें ये हैं कि अगर जो लोग इस्तेहकाम चाहते हैं वो तो कम अज कम मिल बैठे ना। ठीक है, तो लगारी साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अगर बात करें, बहुत कम नताइज पर हमने देखा कि सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी जीत का ऐलान कर दिया था, जिसके बाद जब रिजल्ट्स हमने देखा कि वो 10-15% पर उस वक्त खड़े थे, लेकिन जब से नताइज में फिर ताखीर हुई तो फिर ये शक भी जन्म लेने लगा कि नताइज को तब्दील किया जा रहा है। तो ये जो सोशल मीडिया के थ्रू एक प्रोपोगेट किया जाता रहा चीज़ों को, उससे आप क्या समझ रहे हैं, इलेक्शन का अमल फिर कितना मुतासिर हुआ जो इलेक्शन के नताइज आए? फिर सोशल मीडिया जो है वही मुल्क बना ले, हुकूमत बना ले, सारा कुछ कर ले। सोशल मीडिया में क्या चीज़ ऐसी आ रही है? सोशल मीडिया वो आ रहा था, अरब दुनिया के अंदर जो बहार अरब आ रही थी, वो क्या हुआ था? सोशल मीडिया जो इसमें मिस्र में इनकलाब ला रहा था, अल तहरीर स्क्वायर में जो इनकलाब ला रहा था, वो इनकलाब का क्या हुआ? और उसके बाद सोशल मीडिया जो कर्नल कदाफी को हटाना चाह रहा था, उसको क्या मिला? अल जज़ायर में जो सोशल मीडिया ने हटाया उसको अपना ज़ैनुल आबिदीन अली को, तो उसको क्या मिला है? वहाँ उन मुल्कों में तो और ज़्यादा हालात ख़राब हुए हैं, और ज़्यादा गुर्बत आई है, और ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, और ज़्यादा आमरियत आई है, और ज़्यादा वहाँ पर जनरल सेर्सी बैठ गया है और अब तक बैठा हुआ है, और वहाँ आवाम को तो कुछ भी नहीं मिला है। आप कर लें, फिर यहाँ पर उसके बाद जो कुछ होना है, फिर आप सोशल मीडिया से लोगों का पेट भरिएगा, सोशल मीडिया के जरिए लोगों के आप जरूरतें पूरी कीजिएगा, सोशल मीडिया के जरिए जो आप हुकूमत साजी कीजिएगा, सोशल मीडिया के जरिए सारी तब्दीलियां ले आएगा। और यहाँ ज़राअत का मसला है, सनत का मसला है, बेरोजगारी का मसला है, महंगाई का मसला है, सोशल मीडिया के जरिए इसको हल कर लीजिएगा। सोशल मीडिया क्या चीज़ है? सोशल मीडिया के क्या हैंडलर होते हैं? एक आदमी के अगर 50-50 अकाउंट बने, तो फिर ये बताइए लगारी साहब, सोशल मीडिया अगर ये वाले मसाइल नहीं हल कर पा रहा, तो वो जमातें जो चले ले ही गई हैं, दूसरे या तीसरे नंबर पर सीटें, वो लोगों के मसाइल हल करने में आपको लगता है कामयाब होंगी? क्योंकि जो नशिस्तें उन्होंने जीती हैं उस पर भी बहुत हद तक हम देख रहे हैं कि शुकूक शुबात जो है वो सामने आ रहे हैं। कुछ लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि बड़े टेक्निकल तरीके से उन सीटों पर हराया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, जहां पर उनकी जो थी वो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप थी। और आप इस चीज को कैसे देख रहे हैं? आपको लगता है कि जिसमें मरीम नवाज भी हैं, नवाज शरीफ भी हैं, इसके अलावा हमने देखा राना सनाउल्लाह साहब को कोई फायदा नहीं इतना हुआ? बिल्कुल जी, अगर उनके साथ हो सकता है तो फिर जो हैंडलर है, जो पीछे ये सब कुछ कर रहा है, अगर कोई और इस तरह के मामला कर रहा है कि पीटीआई के साथ भी हो जाए हाथ और नून लीग के साथ भी हाथ हो जाए, तो फिर आपका सिस्टम तो नहीं है, कोई और किसी और मुल्क का या किसी और जगह का सिस्टम है। और जो सोशल मीडिया का सिस्टम चला रहा है वही हो सकता है। हो सकता है कि ये कहीं और हो रहा है सब कुछ, और आप उसमें आपके बस में ना हो चीजें। मैंने भी एक जगह सुना है कि जनाब 38,000 वोटों को 88,000 वोट बना दिया गया। ये बात मैंने सुनी है, मैंने बहुत से लोगों से सुनी है। अगर ऐसा हुआ है तो फिर तो पाकिस्तान के बारे में हमारी कौन सी चीजें हैं जो पाकिस्तान की इकाई के तौर पर, पाकिस्तान को वफाक के तौर पर, पाकिस्तान को एक मुल्क के तौर पर, पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पर बाकी रख सकती हैं, अगर तमाम सियासी जमातों के साथ हाथ हो रहा है। और फिर कौन है जो इलेक्शन कमीशन का हैंडलर बना हुआ है? हमें तो इस मामले में कोई बात नहीं मालूम। लेकिन लगारी साहब, इस नैरेटिव को आप फिर किस तरह से देख रहे हैं? इस प्रोपेगेंडे को आप किस तरह से देख रहे हैं? 90% से ज्यादा जब सीटें केपी में ले ली तो फिर वहां धांधली नहीं हुई, इंटीरियर सिंध में धांधली नहीं हुई है, जनूबी पंजाब में धांधली नहीं हुई है, धांधली हुई है तो सिर्फ अपर पंजाब में हुई है, धांधली नहीं हुई तो वो साद रफीक के हल्के में नहीं हुई, और अगर धांधली हुई है तो वो ओन चौधरी के हल्के में हुई है। तो मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि पसंद और नापसंद के साथ साथ कोई ना कोई चीज तो है ना जो ये सब कुछ कर रही है। ये सारी सूरत तो इस बात की तरफ इशारा करती है ना कि पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। और अगर अदम इस्तेहकाम की तरफ कोई सिस्टम लेकर जा रहा है, कोई फर्द लेकर जा रहा है, कोई गिरोह लेकर जा रहा है, कोई अगर इदारा लेकर जा रहा है, कोई अंदरूनी या बैरूनी ताकत लेकर जा रही है, तो फिर वो नतायज नहीं भुगते। और उसका नतीजा कौन भुगतेगा? पाकिस्तान बतौर रियासत, पाकिस्तान बतौर मुमलिकत, पाकिस्तान बतौर वफाक, ये सारी सूरत को भुगतेगा। और उसके बाद कहां तक मामला जाएंगे? मैं समझता हूं कि एक बहुत ही तकलीफदेह सूरत है पाकिस्तान की, और पाकिस्तान के सारे अनासर लगता यह है कि फेल हो गए हैं कि वह पाकिस्तान की एक अवामी जमहूरी वफाकी पार्लिमानी सियासत में
पाकिस्तान को एक बुलंद मकाम दे सकें। अगर ये सारा फेलुअर होता है। अच्छा लगारी साहब, एक बड़ा मसला सामने आ रहा है। एक तरफ तो फाफिद ये कहता हुआ हमें नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हालिया वो शफाफ हैं, बड़े बेहतरीन तरीके से ये जो इंतखाबात का अमल है वो बुरुए कार लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि वो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि इंटरनेशनली पाकिस्तान में आए थे स्पेशली इन इलेक्शंस को कवर करने के लिए, वो लोग कुछ और ही ऑब्जर्व करके गए हैं और उन लोगों के जो तज्जिया हैं, उन लोगों की जो रिपोर्टिंग है वो हमें कुछ और ही दिखा रही है कि इलेक्शंस मुतनाज़े हुए हैं, रिजल्ट्स मुतनाज़े हुए हैं, इंटरनेट की बंदिश के बाद बहुत सारे मामलात में घपला हुआ है। आप दोनों तरफ की सूरत हाल को किस तरीके से एनालिसिस करेंगे इसके? देखिए, एक तो यह है कि अगर बाहर से जो लोग आए हैं आपके सियासी इस्तेहकाम की कोशिशों को अदम इस्तेहकाम में बदलने के लिए आए हैं तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। और अगर उन्होंने सही कहा है और आपने इलेक्शन में नताइज में हेर फेर किए तो फिर आपने किया है तो आप क्या चाहते हैं, ये बात तो जरूर सोचनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद कुव्वतें क्या चाहती हैं जी। और फिर यह कि क्या कोई ऐसा शख्स सियासत के अंदर एक वफाकी पार्लिमानी अवामी जमहूरियत के अंदर क्या कर सकता है जो किसी बात को मानता ही ना हो, जो कहता हो कि मैं किसी के साथ बैठने को तैयार नहीं हूं, मैं किसी दूसरे फरीक को मानने को तैयार नहीं हूं, मैं तो आऊंगा सबको जेल में डाल दूंगा। तो फिर वो खुद अपने नताइज में और पाकिस्तान को यरगमाल बना कर रखेगा। आपको आपका एक नैरेटिव बनाया गया और फिर आपको लाकर बिठाया गया। हम अब भी ये कह रहे हैं कि आप इनको हुकूमत दे दें, तो अब वो और कहां और क्या कौन से बड़े बहरान की तरफ मुल्क को ले जाएंगे। ये एक ऐसी संगीन सूरत हाल आई है कि जिससे इस मुल्क को निकलना है और निकलने के लिए कोशिशें होनी है। अब देखते हैं क्या कोशिशें होती हैं। बिल्कुल लगारी साहब, जब हमने आपसे गुफ्तगू का आगाज किया था तभी हमारा सवाल यही था कि 50 अरब रुपया लगा दिया पाकिस्तानी हुकूमत ने इस आम इंतखाबात के लिए, लेकिन आम इंतखाबात खत्म होने के बावजूद अनवार में देख रहे हैं कि शफाफियत पर अभी भी सवालिया निशान है। बहुत शुक्रिया लगारी साहब अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। जमात इस्लामी ने 8 फरवरी के इंतखाबात को गैर शफाफ करार दे दिया है और अमीर जमात इस्लामी ने तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया है। मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने आम इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन मुल्क में शफाफ इंतखाबात करवाने में नाकाम रहा है और उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने नून लीग, PP और MKM को सपोर्ट किया है। सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं थी और ये वोटर्स के साथ ज्यादती थी जिसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो बिल्कुल कम। और ये बयान तो हमने आपको दिया है, लेकिन मजीद क्या वो मौक़िफ़ रखते हैं, यही जानने के लिए हमें आज ज्वाइन किया अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब ने। सर, बहुत शुक्रिया आपका अपने वक्त देने के लिए। लेकिन ये सबसे पहले बताइएगा कि जो ये सब कुछ हुआ इस बार आम इंतखाबात में नेशनल असेंबली से हमने देखा कि जमात इस्लामी मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। अब ये हुआ पहली बार है या माजी में भी ऐसा हो चुका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो मांगते हैं अपने लिए नहीं, अपने पार्टी के लिए नहीं, पूरे कौम के लिए, और वो ये कि एक शफाफ इलेक्शन पाकिस्तान की ज़रूरत थी और हम यही चाहते थे कि इलेक्शन के बाद मुल्क में इस्तेहकाम आ जाए, मुल्क में अफरा तफरी का खात्मा हो, मुल्क के तमाम सियासी जमातों का इस इलेक्शन प्रोसेस पर एतमाद बहाल हो। लेकिन मुझे अफसोस हुआ कि इस इलेक्शन में हमारी जमहूरियत भी बह गई और वो जो कौमी वहदत और इस्तेहकाम मुमकिन था वो भी अब नहीं रहा। आपने देखा गुज़श्ता 5 साल मुसलसल सियासी जमातें दस्तगिरबान रही और उसका नतीजा मुल्क को ये मिला कि मईशत ख़राब हो गई, महंगाई में इजाफा हुआ और बदअमनी में इजाफा हुआ। तो ये बिल्कुल गालिब इम्कान था कि इस इलेक्शन के बाद कम अज़ कम माहौल बदलेगा और लोगों का एतमाद इलेक्शन पर और बनने वाली हुकूमत पर बहाल होगा। लेकिन हमें अफसोस है वो नहीं हुआ। रही जमात इस्लामी, तो मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने एक भरपूर मुहिम चलाई और अपने निशान के साथ, अपने इनकलाबी मंशूर के साथ कारकुनान ने हमारा बहुत काम किया। लोगों को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारे माशी मुश्किलात का हल, तुम्हारी सियासी मुश्किलात का हल, तुम्हारी समाजी मुश्किलात का हल, तुम्हारे अदालतों के निज़ाम की बेहतरी वो सिर्फ और सिर्फ उस निज़ाम में वाबस्ता है
उस निज़ाम से वाबस्ता है जिसका नाम इस्लामी निज़ाम है। और अभी भी मैं समझता हूँ, कल भी हम ये समझ रहे थे, आइंदा भी यही कहेंगे कि जब तक इस मुल्क में अल्लाह का दीन नाफिज ना हो उस वक्त तक हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। हमने एक अजान दे दी है, अब लोग उस पर उठे या नहीं उठे ये लोगों का मसला है। बहरहाल हमने तो लोगों को एक ऐसे निज़ाम की तरफ बुलाना है, बुलाते रहेंगे जो अल्लाह का है और जो इस ज़मीन पर। सिराजुल हक साहब, जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी यही कह रही है कि शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, हालांकि बड़े मार्जिन से उन्होंने शिकस्त दी है बाकी तमाम जमातों को भी। वो भी ये कह रहे हैं उनके पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। क्या जमात इस्लामी के पास भी फॉर्म 45 मौजूद हैं जिनको फिर अदालतों में ले जाया जाएगा, चैलेंज किया जाएगा इन तमाम डिसीजंस को? यकीनी तौर पर बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां हमें ये फॉर्म मौजूद है, उस पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात है और उसको हम परसू कर रहे हैं। और उसमें कोई शक नहीं है कि अब लोगों की तवक्को अदालतों से है कि वो लोगों को इंसाफ दे। तो सिराजुल हक साहब, अगर आप कुछ हलकों की निशानदेही कर दें कि जिनके नताइज पर आपको और आपकी जमात को तहफ़्फ़ुज़ात है। ये एक दो नहीं है, बहुत सारे हैं। ये मसलन मैं परसों आया था इस्लामाबाद में हमारा एक हलका है, उसमें 19,000 वोट जमात इस्लामी ने लिए हैं, मियां मोहम्मद असलम ने ली है, जब तमाम कैलकुलेशन के बावजूद। लेकिन जो रिजल्ट दिया गया है वो सिर्फ 1,900 का है। और इस तरह बहुत सारे ऐसे हलके और भी है। खुद कराची में कई हलके ऐसे हैं जहाँ जमात की लीड थी, लेकिन बाद में वो लीड नजर नहीं आई और MKM को आगे लाया गया। तो हम तमाम मालूमात भी जमा कर रहे हैं, ये फॉर्म 45 भी जमा कर रहे हैं। ठीक है, तो सिराजुल साहब, कराची में और KPK में जो आपके उम्मीदवार थे वो ही सबसे ज्यादा थे। कराची की जब हम सूरत हाल देख रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वहां पर शफाफ इंतखाबात नहीं हुए, या फिर KPK में भी आपका यही मौकिफ है क्योंकि वहां तो जो जीत 90% से जायद है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिली है, तो वहां पर भी धांधली हुई है? नहीं, मेरे ख्याल में इस इलेक्शन में जो लोगों ने PTI को सपोर्ट किया है इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा मौक़िफ़ यह है कि इस जीत को और कौम के इस फैसले को कबूल करने की ज़रूरत है जी। वो पेशावर में KPK में हो, खुद पंजाब में हो या सूबा सिंध कराची में हो, तो इसमें कोई शक नहीं है कि लोगों ने इमरान खान को वोट दिया है और जो मुसलसल उनको सजाई हुई है उस बुनियाद पर उनको एक हमदर्दी का ज़बरदस्त वोट मिला है। हमारा मौक़िफ़ यह है कि आपका किसी नज़रिए के साथ या किसी जीत के साथ इख्तिलाफ है या नहीं है, लेकिन जमहूरियत का तकाज़ा यह है कि अब उसको कबूल किया जाए। लेकिन सिराजुल हक साहब, हम यहाँ पर ये मामला देख रहे हैं कि जिस तरीके से आपने बड़े ज़र्फ का मुजाहरा करते हुए वाज़ेह तौर पर कहा कि PTI को लोगों ने कबूलियत का दर्जा दिया है, इस तरह से दीगर कुछ रहनुमा भी हमें ये कहते हुए नजर आए, यहाँ तक कि ख्वाजा साद रफीक साहब ने अपनी शिकस्त को बड़े खुले दिल से कबूल किया। क्या वजह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस बात को कबूल नहीं कर पा रही, और इस तरीके से बाकी हल्कों में भी ये बात हो रही है कि पहला जो यूं कह लीजिए कि एक वेलकम करना चाहिए आज़ाद उम्मीदवारों को कि वो कोशिश करें हुकूमत साजी करने की, अगर उनसे नहीं होती तो यकीनी तौर पर दूसरी बड़ी जमात के तौर पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, फिर उसको यह हक दरकार है। मैं तो साफ ये कहूंगा कि ठीक है, अगर मुस्लिम लीग हुकूमत बनाती भी है तो ये कमजोर हुकूमत होगी, और मुस्लिम लीग के लिए भी मैं ये बेहतर समझता हूं कि वो उन लोगों को मौका दे जिनको कौम ने वोट दिया है, उसका फायदा होगा, कौम को फायदा होगा, मुल्क को फायदा होगा। लेकिन अगर आपने एक ऐसी पार्टी को अपोजिशन की तरफ धकेल दिया जिस पर लोगों ने एतमाद किया है, तो इसका मतलब यही हुआ कि आइंदा 5 साल आपस में झगड़े होंगे, फसाद होगा, और न सियासत चलेगी, न जमहूरियत चलेगी, न मईशत बेहतर होगी। तो मैं कौम के मुफाद में ये बात कहता हूँ कि अगर कौम ने PTI पर एतमाद किया है तो उसको मौका दिया जाए। ये बड़े फन का मुजाहरा खुद मुस्लिम लीग को भी करना चाहिए, मैं खुद भी यही कर रहा हूँ, उनको मौका दिया जाए। ठीक है, तो सिराजुल हक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता हैं, उनके साथ फिर जमात इस्लामी अलाइंस करने जा रही है, क्योंकि यही सुनने में आ रहा है कि एक कमेटी तो बना दी गई है जो इन तमाम मामलात को देखेगी, इन तमाम आज़ाद उम्मीदवारों से बातचीत होगी। उनकी
तरफ से राबिता ज़रूर हुआ है और हमारी भी आपस में मशावरत हुई है, लेकिन हम किसी हतमी फैसले तक अभी तक नहीं पहुंचे, इसलिए कि उसके बहुत सारे जुजियात है और बहुत सारे मजीद मामलात है। लिहाजा हमने एक कमेटी ज़रूर बनाई है जो तमाम लोगों से बातचीत करने के लिए मजाज है। हमने उनको इख्तियारात भी दिया है, लेकिन ये है कि अगर आपका सवाल ये है कि उनके साथ इत्तेहाद हुआ है, तो अभी कोई इत्तेहाद नहीं हुआ है। अलबत्ता पॉलिटिकल पार्टी की हैसियत से उनसे राबिते करना या उनसे उनका हमारे साथ राबिते ये जारी है और सियासी माहौल में ये ज़रूरी भी है, होता भी है। अच्छा सिराजुल हक साहब, हमने देखा कि सिंध में आपको 3 नशिस्तें मिली, बलूचिस्तान से 1 और केपी से 1। हुकूमत साजी में जमाते इस्लामी जो है वो हिस्सा लेगी या फिर आप लोग अपोजिशन में बैठना पसंद करेंगे? मेरा ख्याल है कि इतने कम तादाद के साथ अगर हम किसी हुकूमत का या इत्तेहाद का हिस्सा बन भी जाते हैं, उसका नतीजा यही निकलता है कि हम एक इनकलाबी जमात जो रिफॉर्म्स पे यकीन रखती है, जिनके सामने एक बहुत बड़ा मकसद है, मंशूर है, प्रोग्राम है, एक इनकलाबी प्रोग्राम है, उस पर फिर अमल नहीं हो पाता है। ठीक है, कहीं अपने हल्के में छोटे बड़े काम तो हो जाते हैं, इसलिए हम आवाम की तर्जुमानी करेंगे चौक और चौराहों में भी, और जहाँ हम ईवान में पहुँचे वहाँ भी। लिहाजा हम अपोजिशन को बेहतर समझते हैं। अभी हमने किसी हुकूमत इत्तेहाद को ज्वाइन करने का फैसला नहीं किया है। ठीक है सिराजुल हक साहब, जब भी हम फलाही कामों की बातें करते हैं तो हम देखते हैं कि जमात इस्लामी उसमें हमें सरे फहरिस्त दिखाई देती है। सैलाब आ जाएं, जलजले आ जाएं, उसके बावजूद भी जो अवाम का रुझान है वो जमात इस्लामी की तरफ क्यों नहीं है? वोटर्स को मोबिलाइज नहीं कर पा रहे हैं? आपको क्या लग रहा है कैंपेन दुरुस्त नहीं थी? बहुत से लोग हमें फिर ये भी कहते दिखाई दे रहे हैं कि काजी हुसैन अहमद मरहूम के बाद से जमात इस्लामी वो जमात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी, उनकी जेर निगरानी। असल में इस इलेक्शन में ये हुआ है कि हमारे वोट की तादाद में इजाफा हुआ है जी, लेकिन पीटीआई की इस मजलूमाना मंजरनामे के साथ जो आम वोटर था वो उनकी तरफ चला गया, खासकर नौजवानों में। लेकिन मजमूई तौर पर पहली बार हमने एक जानदार मुहिम चलाई, लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा। इलेक्शन से कबल जो 2-3 सर्वे आए हैं वो भी आपके सामने हैं। वो गैलप का था, वो पल्स का था, वो उर्दू न्यूज़ का था। उन तमाम में जमात इस्लामी तीसरे और चौथे नंबर पर जमात जाहिर हो रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे वोटर में इजाफा हुआ है, लोगों के एतमाद में इजाफा हुआ है। लेकिन जहाँ तक नंबर ऑफ मेंबर्स है उसमें हम कामयाब नहीं हो सके, और उसकी बुनियादी वजह यही है कि हुकूमत या अदालतों के इन फैसलों की वजह से पीटीआई को गैर मामूली मकबूलियत मिल गई। अगर नॉर्मल हालात होते तो शायद इस तरह ना होता। तो जो सजाएं हुई है इमरान खान को जी, उन्होंने उनकी पार्टी को बहुत फायदा दिया, और आम वोटर यही समझता था, बल्कि उनके उम्मीदवारान लोगों से यही बात करते थे कि इमरान खान की रहाई के लिए, उनको बचाने के लिए वोट हमें दे दे, अगर आपने उनको बचाना है तो वोट से हमें नवाजे। लोगों ने उनकी इस बात को कबूल किया, उनको वोट दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी मंजरनामा मुस्तकिल होता है। यकीनी तौर पर जो भी हुकूमत बनती है, आप देखेंगे 8-9 महीने बाद उसका जो हशर होगा माशी लिहाज से या बाकी मामलात में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। इसलिए हम मैदान में रहेंगे, और हमारा जो बुनियादी काम है उसमें कोई कमी नहीं है। अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, मखलूक खुदा की खिदमत करना, और इस पाकिस्तानी कौम के साथ हमारी एक मोहब्बत है, उस मोहब्बत के सफ़र को हम जारी रखेंगे। बिल्कुल सिराजुल हक साहब, ये सब तो आप कर रहे हैं, लेकिन जो एग्रेसिव लीडरशिप हम देख रहे हैं दातुल्लाह साहब की बलूचिस्तान में, हाफिज नईमुर रहमान की कराची में, जिसने वहां पर जमात इस्लामी को लाइव रखा हुआ है, आप नहीं समझते कि पंजाब में भी फिर ऐसी एग्रेसिव जो लीडरशिप है उसकी जरूरत है, या केपीके में भी? नहीं, यहाँ के क़ियादत जो है ये ठीक है, बाज़ जगहों पे माहौल इस तरह बन जाता है कि वहाँ हमारे लिए रास्ते खुल जाते हैं। इस तरह ग्वादर में या बाकी जो कराची में या हमारे जो मलाकन डिवीज़न के इलाके हैं, यहाँ जमात इस्लामी के मजबूत पॉकेट हैं, और जड़ों और गली और कोचों तक
जमात इस्लामी मौजूद है। लेकिन ऐसा नहीं है, पंजाब में भी पहली बार, यानी अगर हमने बहुत सारे ऐसे हल्के हैं हारा भी हैं तो 2000 से 3000 से 4000 से हारा है, और जहां हमारा वोट सैकड़ों में था, हजारों में था, अब उसमें खासा इजाफा हुआ है। तो ये ठीक है कि पंजाब बड़ा सूबा है और जब तक पंजाब में तब्दीली नहीं आती है, मुल्क में तब्दीली नहीं आता है। लेकिन गुज़श्ता बहुत सारे मुहिम्मात जो जमात इस्लामी ने पंजाब में चलाई है वो बहुत कामयाब रही है और लोगों का ज़बरदस्त रुजू था उसमें। ठीक है सिराजुल साहब, अभी एक लास्ट कमेंट आपकी तरफ से मैं चाहूंगा। जैसे से आप कह रहे हैं शफाफ इंतखाबात नहीं हुए हैं, धांधली हुए हैं, अब कंफर्म कीजिएगा मुतालबात आपके क्या होंगे मुस्तकबिल में, या फिर वही हम देखेंगे कि धरनों की या एहतजाज की सियासत की जाएगी? देखिए, इस पे तो हम बहुत सारे और भी सियासी जमातें हैं जो हमारे इस मौक़िफ़ के हामी हैं, उनसे भी मुशावरत करेंगे। और अगली बात यह है कि हम ये देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन लोगों के इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे दूर करती है, फिर अदालतों को भी देखते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि इस निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना हिस्सा डाले, वरना अगर इलेक्शन ही पर आपका एतमाद खत्म हुआ, फिर लोगों को निकालना और कतारों में खड़ा करना और ये तमाम जमातों की जिम्मेदारी है कि इसको मेक श्योर किया जाए कि जो जब भी इंतखाबात हों तो वो आज़ादाना होने चाहिए, शफाफ होने चाहिए और मुनसिफाना होने चाहिए। बहुत शुक्रिया अमीर सिराजुल हक साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करें। वंस अगेन जनाब, आम इंतखाबात तो हो गए लेकिन अभी तक ये हकीकत कोई तस्लीम नहीं कर पा रहा है कि शफाफ हुए या नहीं हुए, क्योंकि तासुर ये आ रहा है कि शायद इलेक्शन मुतनाज़े हो गए। हम एंकर हजरात तो ये देख रहे थे कि पोलिंग का अमल हमें शफाफ नजर आया, लेकिन हाँ कहीं अगर की कोई गुंजाइश नजर आई तो वो पोलिंग के बाद की हो सकती है, क्योंकि इंटरनेट की बंदिश के बाद बहुत से मसाइल जन्म लेने लगे थे। बहरहाल हमने ये देखा कि सोशल मीडिया आज की आलमी दुनिया की एक बहुत बड़ी हकीकत है और इस मीडिया ने रस्मी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मौजूदगी में अपनी अहमियत को हर सतह पर तस्लीम करवाया है। इस वक्त सोशल मीडिया को बुनियाद बनाकर हाइब्रिड वॉर या फिफ्थ जनरेशन वॉर का नजरिया पेश किया जा रहा है। हाल ही इंतखाबात में हमने देखा कि सोशल मीडिया में हमने देखा कैसे भरपूर कैंपेन शुरू की गई कि जिसमें एक पार्टी दूसरी पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए हमें नजर आई, और हाँ धांधली के। और 8 फरवरी की रात थी जब अभी नताइज सिर्फ 5 से 10% पर थे, फिर हमने देखा कि पीटीआई सोशल मीडिया अकाउंट्स ने अपनी जीत का ऐलान करना शुरू कर दिया और हमने फिर ये देखा कि सूरत हाल इस कदर बिगड़ती चली गई कि सब कुछ ऐसे मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ कि मालूम ही नहीं हुआ कि ये सब कुछ हो क्या रहा है। लेकिन इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही हमें सर फहरिस्त नजर नहीं आती। अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून काउंटर करने के लिए तैयार हो चुकी है और कहीं ना कहीं हमें काउंटर करती भी दिखाई दे रही है, क्योंकि सोशल मीडिया की साइंस में अगर हम देखें तो दूसरी जमातें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुकाबला करने में हमेशा हमें नाकाम ही नजर आए हैं। लेकिन पिछले 2 दिन से इलेक्शन कैंपेन कर लेते सी एग्रेसिवनेस से तो शायद नतीजे ये ना होते और ये शायद मुस्लिम लीग नून को पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि अब वक्त गुजर चुका है। बहरहाल हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनका तारुफ करवा देते हैं। इसमें ज्वाइन करें फरूक शहबाज बड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया फरूक अपना वक्त देने के लिए। साथ ही साथ में ज्वाइन करें राय शाहनवाज सहाफी हैं, उर्दू पॉइंट आपका ताल्लुक है। इसके अलावा स्काइप के थ्रू हमें ज्वाइन कर रहे हैं नुमान सलीम जो कि सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं। बिल्कुल, उन्हें भी शरीक गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले एक तस्दीक कर दूं, मुझे प्रोड्यूसर साहब भी कहते हैं उर्दू न्यूज़ से आपका ताल्लुक है, मैंने उर्दू पॉइंट। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जो गुफ्तगू का आगाज़ है वो फारूक भाई से कहते हैं। फारूक भाई, सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं कि कुछ भी बयानिया आप बना लें तो वो बिक जाता है और बहुत आसान है। दिलचस्प बात यह है कि लोग उन खबरों पर बड़ी आसानी से यकीन कर लेते हैं और बहुत सी ऐसी खबरें हैं जो कि फिर वो खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और ख़ास तौर पे इलेक्शन में मैंने इसका जायज़ा लिया। अगर एक छोटी सी एग्जांपल दें तो इलेक्शन से एक रात पहले क्या हुआ, इलेक्शन से एक रात पहले ये हुआ कि पिंडी से जो कौमी असम्बली के उम्मीदवार थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता राजा बशारत जी, उनकी एक वीडियो आई कि जी मैंने इलेक्शन का नहीं लड़ा मैं क्योंकि ये इलेक्शन ठीक नहीं हो रहे, ऐसा है वैसा है। और वो हूबहू वीडियो ऐसी थी कि उसको सच मान लिया, पहचाना नहीं जा रहा। उसे पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट ने उसको ट्वीट कर दिया और पहुंचा दिया, देखें जी बाइकआउट हो गया, ये हो गया।
मुझे बड़ी बेचैनी हुई क्योंकि मैं राजा बिशारत साहब को पर्सनली जानता हूँ, सूबाई वज़ीर कानून रहे हैं वो जी। तो जब पता करवाया तो पता चला कि ऐसा कुछ नहीं, और पता क्या करवाना है, आप उनके अकाउंट्स पे जाएं, उनके रियल अकाउंट्स पे जाएं जो उनके सपोर्टर्स ने, तो कहीं पे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आती थी। लेकिन जो एक्स है, जो ट्विटर है हमारा, उसके ऊपर तो भरमार थी। अच्छा, वो पता ये चला कि ये जो AI है जो हमारी जिंदगियों में आसानी के लिए आया है, लेकिन उसी की AI वॉइस के जरिए उन्होंने सारा पिछला कंटेंट वही रखा और आगे जाके ये कर दिया कि मैं इलेक्शन का बाइकआउट कर रहा हूँ। अच्छा, फिर ये सिलसिला शुरू हुआ, गालिबन ये नून लीग की तरफ से शुरू हुआ होगा, लेकिन मैं श्योर ये सिलसिला यहाँ से शुरू होता है, फिर अब वहां से शुरू होना शुरू हो गया। मिसाल के तौर पे अच्छा, नून लीग वाले तो कह रहे थे हमें भी इसका पता नहीं है, हमने ट्वीट की, लेकिन परवेज संदेला साहब ने उसकी ट्वीट कर दी, मरीम नवाज ने उसको रीट्वीट कर दिया। अच्छा, अब ये हो गया, उन्होंने भी इसको फैला दिया। इससे आगे क्या हुआ कि अब मरियम नवाज शरीफ का अकाउंट बन गया और उस पर अच्छे खासे फॉलोअर्स को 1 लाख के करीब। इसी तरह अताउल्लाह तारड़ का अकाउंट बन गया और उन्होंने लिखा कि ये इलेक्शन जैली हैं, नवाज शरीफ साहब के साथ एस्टेब्लिशमेंट का रवैया ठीक नहीं है। ये बता रहा हूँ कि किस तरह झूठ फैलाया गया, और नीचे लिखा कि मैं इलेक्शन का बाइकआउट करता हूँ, और इसको धड़ाधड़ फैलाया जा रहा है। और ये मैं खुद देख रहा हूँ, और देख रहा हूँ कि नीचे अच्छे खासे समझदार लोग जो है, हुआ क्या कि सोशल मीडिया हमारी जिंदगियों में आ गया, हर एक के मोबाइल पे है। इस वक्त गांव शहर इसका फर्क जो है वो मिटता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो इस वक्त तो मैं देहातों में गया जब इलेक्शन कैंपेन को सर्वे करने के लिए, जायजा लेने के लिए, तो मैं हैरान रह गया कि लोग वो बातें जो सोशल मीडिया के थ्रू PTI उनको बताती थी, मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब कहते थे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो हर बंदा, तीसरा बंदा ये बात कर रहा था। फिर वो कह रहे थे जुल्म का बदला वोट से लेंगे। ये बातें मैंने सुनी तो मैं हैरान था कि पंजाब के वो देहात जो शहरों से कितनी दूर हैं, लेकिन वहां पे सोशल मीडिया की बदौलत, क्योंकि ये सब कुछ टीवी पर तो नहीं था ना, ये प्रिंट मीडिया में था, तो सोशल मीडिया का जादू इस तरह से चला भी। लोगों ने इस मरतबा कैंपेन में इसका बड़ा मौसर इस्तेमाल भी किया, और अनफॉर्चुनेट है कि मनफी इस्तेमाल भी। आपने बोला ना कि सोशल मीडिया का जादू चला भी, लेकिन कहीं तो चला और कहीं पर जला बैठा। आयशा नवाज, मैं अभी ये इलेक्शंस की बात कर रही हूँ, किसी के तो हक में चला गया इंटरनेट की बंदिश का सामना, और किसी के हक में इतना बुरा पड़ा कि हम ये देख रहे हैं कि लोग अभी तक ये सोचने में मजबूर हैं कि फॉर्म 45 और 47 का चक्कर क्या है। ये जो इतने सारे जो व्हाट्सएप ग्रुपों में फॉर्म 45 गर्दिश करता हुआ नजर आ रहा है, कितनी ऑथेंटिसिटी है इसमें, को क्रेडिबिलिटी है इस चीज की? वेल, ऐसा है कि जो सोशल मीडिया पे जो भी चीज आती है उसकी क्रेडिबिलिटी को डिटरमिन करना जो है वो अभी भी सबसे बड़ा चैलेंज है। और मुझे ये लगता है कि ये जो कुछ अभी रौला पड़ा हुआ है धांधली के हवाले से, ये इसका इंटरनेट से या किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि ये 2018 में भी ऐसे ही पड़ा था। अगर आपको याद हो 18 का इलेक्शन, तो उसके नतायज के ऊपर ऐसे ही उंगली उठी थी जैसे इन नतायज के ऊपर उठी है। तो ये तो एक आपको स्ट्रक्चरल इशू है पाकिस्तान का। ये सोशल मीडिया होता या सोशल मीडिया ना होता, अगर ये नतायज ऐसे आते जैसे अब आए, तो इसके ऊपर जरूर आवाज उठनी थी, और वो चले दबे लफ्जों में उठती। ठीक है, अब सोशल मीडिया है तो ज्यादा हो गया। अभी फारूक बात कर रहे थे, मुझे ये लग रहा है कि सोशल मीडिया का जो एक एलिमेंट जिसने सबसे ज्यादा हिट किया है नेशन को, वो डिस्कस नहीं हो रहा, वो है टिकटॉक। ये इलेक्शन नहीं था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, इट वाज अ टिकटॉक इलेक्शन। तो टिकटॉक इलेक्शन इतना गहराई तक गया है, इतना गहराई तक उसने उस बंदे को भी, आपको पता है टिकटॉक को यूज करने का तरीका सबसे आसान है, मतलब यू जस्ट हैव टू। अच्छा, लेकिन मुझे आज तक इस्तेमाल करना नहीं आया। अच्छा, इसको आपने इस्तेमाल करना भी नहीं है, बस देखना है। स्क्रीन है, हाँ। और उसको आपने अपने अंगूठे से या अपनी उंगली से उसको ऊपर करते चले जाए, आपको नेक्स्ट रील नजर आई जा रही। अच्छा, कॉन्टिन्यूसली फॉर एवर यू आर एडिक्टेड टू इट एंड यू आर देयर। कल रात को मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ के अभी क्या चल रहा है वहां पे, तो 9 से 10 रील्स जो है वो PTI की, 2 रील्स जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की। इलेक्शन, पोस्ट इलेक्शन सिनेरियो की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो जो प्री इलेक्शन सिनेरियो था, ये इलेक्शन सिनेरियो था, वो 15-2 की रेशियो थी। ठीक है, इट वाज सो मच डीप इनसाइड के जो नैरेटिव है तहरीक इंसाफ का, क्योंकि अच्छा टिकटॉक का ये है कि उसके लिए आपको 0 पढ़ा लिखा होना आपके लिए शर्त है, यू नो, आपके लिए ट्विटर या कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसके लिए फेसबुक के लिए शायद आपको एक लफ्ज लिखना पड़े या पढ़ना पड़े,
you don't do anything on TikTok. You just like go and scroll and watch and see and get addicted to it and get your reality changed. So the reality has been changed. ये जो अब उसका जो impact आ रहा है, अगर आप देखें तो जाहिर है उसमें जो पढ़े लिखे लोग TikTok यूज कर रहे हैं, they are creating the content. और वो जब फिर ट्विटर पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, तो दे आर लोडेड एंड, लेकिन जो उसका इफेक्ट ही है वो बंदा है जो सिर्फ कंज्यूमर है। ठीक है, मैं आपको आखिरी बात इस पे करता हूँ कि अभी ये जो NA-130 था जहाँ पे नवाज शरीफ साहब इस हल्के में जो मतलब मैं बूथ वाइज रिजल्ट देख रहा था, वो जो बिलीव के एक ही जगह पे मर्दों के बूथ में मियां साहब जीत रहे हैं, खवातीन के बूथ में मुसलसल हार रहे हैं। मतलब इट वाज सो मच ट्रेंड देयर कि मुझे पता है वो खातून जिसने वो वोट है, भले वो बड़ी पुरानी नून लीग की होगी, कुछ भी होगा, बट दे आर यूजिंग द टिकटॉक एंड दे आर लुकिंग, और वो उनकी रियलिटी परसेप्शंस चेंज हो रही है, कुछ बहुत बड़ा डायनामिक चेंजेस जो हैं वो सोशल मीडिया लेके। ठीक है, चलें सोशल मीडिया एक्टिविस्ट नुमान सलीम भी हमारे साथ स्काइप पर मौजूद हैं, उन्हें भी इस गुफ्तगू में शामिल कर दें। नुमान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। 8 फरवरी की रात को शाम 6 बजे ही हमने देखा कि सोशल मीडिया पर फिर एक ट्रेंड सेट होना शुरू हो गया था, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मखसूस अकाउंट्स हैं वहां से किया जा रहा था। जब 5 से 10% या 15% रिजल्ट आए तो एक ट्रेंड बना दिया गया था और उसको स्टार्ट कर दिया गया था, और बाकायदा तौर पर सीटों की तादाद भी बतानी शुरू कर दी गई थी। तो बहुत ज्यादा सवालिया निशान अब उठ रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको किस तरह से हम चेक कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इसमें सबसे जो मेन चीज है ना, एक सोशल मीडिया जो टूल था वो एक फायदे के लिए था, लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से शतर बेमुहार की तरह इसका इस्तेमाल हो रहा है। 7-8 बजे तक जो नताइज आए थे उसमें 10% भी नताइज अभी तक नहीं आए थे, 6 या 7% नताइज आए थे, जिस पर सीटों का फैसला सोशल मीडिया पे कर दिया गया था। और चूंकि खबर अब उल्टी चलती है, यहाँ से सोशल मीडिया से मीडिया तक जाती है। अगर आपने काउंटर करना है तब भी सोशल मीडिया से जाएगी और मीडिया पे काउंटर होगी। मिसाल के तौर पर डीजी खान के अंदर एक ऑफिसर से मुताल्लिक कहा गया कि उन्होंने नताइज देने से, गलत नताइज देने से इनकार किया और उनको एक पार्टी के मखसूस तबके ने उनको मारा। वो आज वीडियो अपनी दे रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। अब ये 2 या 3 दिन तक ये वीडियो चलती रही है, इसको एक मखसूस पार्टी जो है उसको रिट्वीट करती रही है और उसका कोई फैक्ट चेक नहीं किया गया। कोई किसी को जरूरत महसूस नहीं हुई कि हम इस ऑफिसर से, इस अफसर से जो है पुलिस का, इससे कोई बयान लें या इससे पूछें, जबकि ये कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसी तरीके से कल एक बहुत मेन चैनल के ऊपर ये खबर चली, 2-3 दिन से चल रही थी, लिया के एक अफसर से मुताल्लिक, और एक बहुत सीनियर सहाफी ने वो खबर आगे बढ़ाई और वो खबर बढ़ते बढ़ते तकरीबन तमाम बड़े चैनल ने वो खबर चलाई। और कल उसका काउंटर एक फारूक दुरानी जो है वो चैनल के कॉरेस्पॉन्डेंट है, उन्होंने उस खबर को काउंटर किया। तो सोशल मीडिया जिस काम के लिए आया था, या ये कह लें कि इंटरनेट जिस काम के लिए हमारे मुल्क में आया था, वो इस्तेमाल, ये उन्होंने भाई ने बिल्कुल ठीक कहा। एक टूल है जिसके लिए आपको कोई एजुकेशन की जरूरत नहीं है, आपकी ट्रेसी नहीं होनी चाहिए। जस्ट आपने खोला और उसके अंदर जो आप देख रहे हैं, जाहिर सी बात है कि आप कहीं ना कहीं उससे इंटरेक्ट ना भी करें, आप उसका असर जरूर लेते हैं। आप कोई चीज पढ़ते हैं या आप उसका कुछ ना कुछ असर लेते हैं। ट्यूबल्स वाली बात है कि आप जितना झूठ को फैलाएंगे वो उतना ही आपके ऊपर असर जरूर करेगा कहीं ना कहीं जाकर। तो सोशल मीडिया का टूल बदकिस्मती से पाकिस्तान में बहुत बहुत बदतरीन तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और अब उसका जो इस्तेमाल है तमाम फरीकैन की तरफ से होगा, क्योंकि आप ये नहीं हो सकता कि एक फरीक जो है वो 99% आपके ऊपर गलाजत या कुछ भी किसी भी किस्म का जो कचरा फेंकता रहे और आप चुप होकर बैठे रहे। आपका मुकाबला ऐसे शख्स के साथ है जो आपके ऊपर मुस्तकिल झूठ फेंकता रहेगा और आपको उसे काउंटर करना है। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इसके कवानीन आने की बहुत बहुत अशद जरूरत है। पाकिस्तान में इनके कवानीन पहले लाए गए हैं, 2 हुकूमतों की तरफ से लाने की कोशिश की गई, लेकिन बात वही है कि शुतर बेमुहार है। उन लोगों ने इसकी इतनी मुखालफत की कि वो आज तक कवानीन किसी चीज का हिस्सा नहीं बन सके। एग्जैक्टली, कवानीन बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है नोमान, और इस पर बारहा माजी में भी बात होती रही है, और वी जस्ट होप कि जो आइंदा बनने वाली हुकूमत होगी वो भी इस पर बात करे। भी बहुत सारे सवाल है जो कि भी अपने आपसे भी जानने हैं, राय से भी बात होगी, और फारूक भी हमारे साथ मौजूद है, क्योंकि पहले ये तासुर सामने आता था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो लोगों की ट्रोलिंग में बड़े आगे होते हैं। हाँ, लेकिन 2 रोज से तो 2 रोज से हम देख रहे हैं कि जो पहले बात भी की जाती थी कि
किस तरह से नून लीग काउंटर करेगी, लेकिन नून लीग भी शायद उसी रविश पर चल रही है और काउंटर करने के लिए शायद वही गलत जबान, वही गलत रवैया और तरीका अपनाया जा रहा है जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनाती रही है और तनकीद का निशाना भी बनती रही है। तो ब्रेक के बाद इसको डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और सवाल मैं करने जा रहा हूं फरूख साहब से। फरूख साहब, तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया विंग है वो शायद दुनिया का मजबूत तरीन सोशल मीडिया हैंडल जिसे हम कहें वो चला रहे हैं और पहले जैसे हम ये देखते थे कि इल्जामात उन पर लगते थे कि तमाम चीज़ें प्लांटेड हैं, फैब्रिकेटेड हैं, आपको लग रहा है कि अब ऐसा नहीं है? अब ऑर्गेनिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो प्लेटफॉर्म्स हैं सोशल मीडिया पे, लोग उसको खुद रन कर रहे हैं? पहली बात तो ये कि मैं पाकिस्तान का मजबूत समझ सकता हूँ उन्हें, क्योंकि इंडिया हमारे से 100 करोड़ से ऊपर की आबादी है वहाँ। देखिए, ये एक हकीकत है, इसको तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सबसे पहले सोशल मीडिया पे थी और जब अभी कॉन्सेप्ट ही नहीं था सोशल मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए ट्रेंड्स बनाना, और ये तो हमने देखा पिछले 6-7 सालों में जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग नून, MQM सब ने अपने सोशल मीडिया सेल बनाए, सोशल मीडिया के अहदेदार बनाए और उन्हें मुकर्रर किया। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेंथ ये है कि वो इन सब से कई हाथ आगे थी, कई साल पहले से वो ये काम कर रहे थे और ये जो कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिन पे शायद इन ये सियासी पार्टियां उसको इग्नोर करती रहीं, उसको बल्कि आप कहते हैं कि कहती रहीं, हौसला शिकनी करती रहीं कि ये तो सोशल मीडिया की पार्टी है, इनका तो कोई नहीं। उन्हें ये पता नहीं था कि अगला दौर जिस तरह से चेंज हो रहा है, सब कुछ सोशल मीडिया के जरिए आपकी परसेप्शन चेंज हो जाएगी। आज तो आप सरकारी छुट्टी करते हैं तो सोशल मीडिया का एक जारी नोटिफिकेशन आपकी छुट्टी को उड़ा के रख देते हैं, वो पहले छुट्टी कर देते हैं। आप लोग भी अगर घर से निकल रहे हैं किसी प्रोग्राम में जाने के लिए, तो आप थोड़ी सी अवेयरनेस के लिए ना अपने ही मोबाइल पे फलाना किसी भी ऑथेंटिक चैनल का यूट्यूब चैनल लगाएंगे, उसकी हेडलाइन सुनेंगे आप कि मैंने कहीं जाकर बैठना, मैं देखती रहूं कि करंट सिचुएशन इस वक्त है क्या। तो तहरीक इंसाफ ने ये बात दुरुस्त है कि पहले हायरिंग और ये हमारे पास मालूमात हैं। अभी ये भी हमारे सामने एक हकीकत है कि जब वो गवर्नमेंट में आए तो केपी में कितनी बड़ी तादाद में उन्होंने वॉलंटियर्स सोशल मीडिया के लिए हायर किए थे। लेकिन इससे भी आप वो कहते हैं कि हम हुकूमत के लिए हायर किए थे, हुकूमत के लिए हायर किए जाते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ मान जाते हैं बाज़ दफ़ा। लेकिन क्या ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी के पास ये मौके नहीं आए? क्या ये हुकूमतें उनके पास नहीं आई? मेरा ये ख्याल है कि इन लोगों के फोकस में नहीं था। मुझे ये भी याद है कि जब इमरान खान साहब से टिकटॉकर मिले तो एक मजाक बनाया गया, उड़ाया गया कि जी अब इनसे मिल रहे हैं। सबसे पहले गवर्नर थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चौधरी सरवर, जब उन्होंने उनको बुलाया मीटिंग के लिए कोविड के दिनों में, हाँ, तो उनको बहुत ज्यादा तज़हीक का निशाना बनाया गया। मैं उस वक्त भी समझ रहा था कि ये लोग शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थोड़ा सा आगे जाके सोच रहे हैं, वो ये जो रियल पावर बनने जा रही है एक चीज, उसको शायद बाकी पार्टियों ने इग्नोर कर दिया। उसके नतीजे आपके सामने है कि आज हम लोगों से जाके पूछते हैं कि आप वोट किसे देंगे, तो आगे से कहते हैं या का नाबुद या का नस्ताइन। ये किसने पढ़ाया, ये किसने सिखाया? किसी टीवी पे नहीं आया, किसी इश्तिहार में नहीं आया। ये सोशल मीडिया की ताकत है, सोशल मीडिया ने अपने आप को मनवाया। और मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ओवरसीज में और यहाँ पे उनके पास एक बड़ी ताकत है वॉलंटियर्स की, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्टर भी हैं, वोटर भी हैं और उनको सपोर्ट भी करते हैं। और इसमें एक प्रॉब्लम आप जिसको फिर हम इग्नोर कर जाएंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनका जो वोटर है वो ट्विटर पे कितना है, आप इसका जायजा ले लें। आप एक ट्वीट करें, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में एक ट्वीट करें, लेकिन 2 दिन से तो नजर आ रहा है जिस कदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स ने सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी उठा रखा है। बदकिस्मती से हम देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून भी अब उसी डगर पर चल पड़ी है और अलामान हफीज जिस किस्म की मुगलिजात बकी जा रही हैं खवातीन एंकर्स के हवाले से काउंटर करने में भी आए तो उसी लेवल पर चले गए। इसमें ये हुआ है कि जो पहला दिन था, जैसे क्योंकि मुस्लिम लीग नून को जो सेटबैक इलेक्शन के नतायज से जो उनकी एक्सपेक्टेशन जो हर्ट हुई थी, वो हर्ट जो था ना वो सोशल मीडिया पे भी फील हो रहा था, क्योंकि वो डॉर्मेंट हो गए थे। उनका कोई जो अकाउंट है वो बता नहीं रहा था कि हो क्या रहा है, क्या नहीं हो रहा है। आई वॉज एट 180 HG उस रात, मुझे याद है कि रात 1 बजे या 12:30 बजे, हालांकि उनका वो मॉनिटरिंग सेल ऊपर था, उसमें सारे हम बैठे हुए थे, तो उन्होंने वहां से निकाल के दरवाजे लॉक करके लाइटें बंद करके तो वहां से निकल गया ना। तो मतलब आई वाज लाइक कि यार बहनते दो, यू नो, काइंड ऑफ सिचुएशन। ठीक है। तो
उसका तमस्खुर उनका उनके इस एटीट्यूड का, जो नॉर्मल, ये जो आप यूं समझ लें कि जो ना तो मुस्लिम लीग नून के हामी थे ना उनके मुखालिफ थे, मुबस्सिरीन आप कह लें सो कॉल्ड, उन्होंने इनकी किट लगानी शुरू कर दी सोशल मीडिया के ऊपर, भाई नून लीग की टीम है कहाँ पे। तो वो जो एक तो मतलब इलेक्शन के नतायज गैर मतवक्को, दूसरा आपकी प्रेजेंस गायब, ताक के निशाने मार रहे थे मुखालिफ, लीडरशिप भी वहां से निकल गई। एग्जैक्टली, वो वहां से निकले। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद फिर ये इन्होंने बाउंस बैक किया। वो जो उनकी सोशल मीडिया टीम है उनको टैग कर करके लोग उनको उनके लते ले रहे थे, और उन्होंने फिर वो जब वापस खुद ट्रोलिंग कर रहे थे, तो उसके बाद फिर ये बाउंस बैक हुआ। और बाउंस बैक में फिर वो, चूंकि अब वो गुस्से में भी थे, गुस्से दो तरह के थे, एक तो नतायज उस तरह के थे और दूसरा तनकीद उनके ऊपर हो रही थी। तो सो रिबाउंडिंग इज लाइक दिस, जो अभी आप जिक्र कर रही थी। तो मुझे लग रहा है कि ये जो मुझे टोन जिसकी तरफ आप बार बार इशारा कर रही हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे लग रहा है कि अब मुस्लिम लीग नून जो है ना वो एग्रेसिवली ही जाएगी। दे हैव सीन इट कि एग्रेशन बिकता है, चाहे वो गाली की सूरत में हो, चाहे वो किसी भी उस शक्ल बयानिए की सूरत में हो। तो समहाउ मुझे लग रहा है कि ये आप पीछे की तरफ कहानी नहीं जाएगी। नुमान साहब जो कह रहे थे ना कि कवानीन और ये कहानी, मेरा ख्याल है कि कवानीन इसका हल नहीं है, ना इंडिया में, अमेरिका में ट्रंप ने। अच्छा, बड़ी बदकिस्मती की बात है, देखिए आज आप भी इस बात को मान रहे हैं, उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब जब ये बात करते थे तो कि कहीं पर भी सोशल मीडिया को मॉनिटर नहीं किया जाता, हम नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा। पहले पाकिस्तान में बहुत अरसे के बाद यूट्यूब खुली, शायद खुद दीगर सियासी जमातें जो हैं वो इस चीज को महसूस करते हुए हमें नजर आएंगी। ट्रू, दैट इज नॉट द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम कि जी आप जो है ना वो कवानीन बना, कवानीन और ड्रैकोनियन होंगे, आप किसी को भी उनके अंदर एम्बिएट में ला के आप उसको अरेस्ट कर सकते हैं। सो यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स नाउ, कि जहां पे आपने पहुंचा दिया है इसको, अब इसको निकालना कैसे है। तो वो जो रॉकेट साइंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लड़ाई और आहिस्ता आहिस्ता वो इसके माहिर हो गए, तमाम जमातें वैसे ही क्यों नहीं चल रही? वो उस एग्रेशन के साथ क्यों आना चाह रही हैं, उस बदतमीजी के साथ क्यों आना चाह रही हैं जहां आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहुंच चुकी है? बिकॉज दे आर लेट, वेरी वेरी लेट। अब जब ये तहरीक इंसाफ ने ये शुरू किया था तब ये सारी स्पेस खाली थी। जब खाली स्पेस थी तो उनके पास पेड लोग भी थे, उनके पास खेल रहे थे, सारा कुछ था। उन्होंने कनेक्ट होते होते दे टुक अ डिकेड। ये आप जहन में रखिएगा कि जो बुखार सोशल मीडिया पे तहरीक इंसाफ का अप्रैल 22 से बाद में आया है, आपने इससे पहले कभी भी नहीं देखा होगा। तो वो एक डिकेड के पीछे जो नॉकिंग थी, वो नॉकिंग जो है वो एक्यूमुलेट हुई है, वो इकट्ठी हुई है और वो एक टॉर्नेडो बना है। अदरवाइज ये ऐसा नहीं है कि ये मुस्तकिल तौर पे इनका ऐसा हिसाब। चले, नुमान भी हमें सुन रहे हैं। नुमान, ये जो राय भी सब कुछ बता रहे हैं कि नून लीग वाले बहुत ही लेट हो गए, जरूरत से ज्यादा लेट हो गए। अब आपको लगता है कि जरूरत से ज्यादा लेट हो जाने का खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है और फिर उसके नताइज ऐसे सामने आ रहे हैं कि दीगर जो सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि हमने नून लीग को आज से पहले कभी इतना एग्रेसिव मोड में नहीं देखा और इतनी एक्सट्रीम पर यकदम चले जाएंगे। क्या बनता है इतना एग्रेसिव अब होना इलेक्शंस के बाद, जब चिड़िया चुग गई खेत? मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जो सोशल मीडिया का जो बुनियाद रखी थी पाकिस्तान में, वो एमक्यूएम ने रखी थी। मीडिया मैनेजमेंट और सोशल मीडिया मैनेजमेंट की जो बुनियाद थी वो कराची में एमक्यूएम ने रखी थी। फिर बदकिस्मती से जो उनके साथ सियासत में हुआ, उसके बाद वो चीजें बिल्कुल ही मादूम हो गई। लेकिन उसके बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा फायदा उठाया, लेकिन बुनियाद को सबसे पहले इधर यहाँ पे जरूर देखना पड़ेगा कि बुनियाद क्या थी। बुनियाद झूठ था, प्रोपेगेंडा था, मुखालफिन के खिलाफ मुगल्लिजात थी, और वो मुस्तकिल है। मतलब हम लोग एक दिन एक चीज को काउंटर करके निकलते थे, कोई भी सहाफी या कोई भी सोशल मीडिया एनालिस्ट, कोई भी इस किस्म की चीज को जो झूठ होता था उसको काउंटर करके निकलता था, अगले दिन 4 चीजें वैसी तैयार होती थी। अब एक मीडिया जो मैनेजर है वो भी आखिरकार जो है वो सालों की मेहनत के बाद जो है वो एक स्टडीज करके आता है, वो चीजों को उन चीजों में परख रहा होता है जो टेक्निकल चीजें होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में आप इन चीजों को टेक्निकली बिहेव मतलब कर ही नहीं सकते, आप टैकल ही नहीं कर सकते। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के सोशल मीडिया विंग्स हैं और आज से नहीं को तकरीबन 2014 या 13 से ये काम कर रहे हैं और इनके हेड्स हैं, सूबाई हेड्स है बाकायदा। लेकिन वही बात है कि बुनियाद कोई नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, किसी चीज को काउंटर करने की कोई टेक्निकल फैसिलिटीज नहीं है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं है। अब जो सोशल मीडिया जो यूज कर रहे हैं पीटीआई, वो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल तक चले गए हैं अपने झूठ को या सच को जिसको भी फैलाना है उन्होंने। अगर वो इमरान खान की एक तकरीर को दिखा रहे हैं किसी जगह के ऊपर, तो वो
जेल में है, लेकिन यहाँ पर उनकी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए एक तकरीर तैयार करके उन्होंने चला दी। इसी तरीके से मुखालफिन के बारे में अगर कोई प्रोपेगेंडा चल रहा है वो भी उसी तरीके से बनाकर चला दिया जाता है, लेकिन 2-3 दिन लगते हैं उसको काउंटर करने में, क्योंकि ये काम किसी मीडिया। अच्छा नुमान, ये गुफ्तगू मैं वैसे तो किसी और तरफ नहीं लेके जाना चाहती, उससे मुतालिक सवाल जरा अनवार ले लेंगे, लेकिन एक जरा मेरी अगर तीनों से सवाल मैं ले लूं, ये जो आप कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ ले गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब अपने सोशल मीडिया को, शायद एक यही वो क्या कहते हैं डिस्कनेक्शन थी यूथ और पार्टियों के दरमियान, दूसरी पार्टियों के दरमियान, जिसको फिल किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, क्योंकि सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल आज की हमारी नई नस्ल जानती है। जो हमारे वालिदैन हैं, मैं खुद कहती हूँ जो 2000 की या 80s की पैदाइश है, वो तो है नून लीग के वोटर, लेकिन जो मुस्तकबिल की नई नस्ल है ना, वो शायद अब सोशल मीडिया या फिर अपनी अगली नस्ल कुछ और देखना चाह रही। ये एक जो गैप है उसका नुकसान उठाना पड़ा है। ऐसा ही ठीक है। अच्छा फरूक, अब ये भी हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर एक ये बहुत बड़ा मसला है कि जितना भी नौजवान तबका है वो रातों रात फेमस होने के लिए वो कोई ऐसी लाइन ले लेता है जो कि बहुत ज़्यादा जिसको पसंद किया जाता है, जिसको एंटी अमेरिका कह लें, जिसको एंटी एस्टेब्लिशमेंट कह लें। ये आप कितना दुरुस्त देख रहे हैं, कितना ख़तरनाक देख रहे हैं, सिर्फ डॉलर्स के लिए अपनी ही स्टेट के अगेंस्ट जाना? अच्छा, ये बात तो हम बिल्कुल समझते हैं कि इस वक्त लोगों के अंदर ये भी जो नए लोग हैं उनमें ये भी शायद शोर नहीं है। यानी आप कहते हैं कि वीडियो के ऊपर व्यूज आए, चाहे ये वीडियो से कुछ भी हो जाए, मिसाल के तौर पे किसी मारूफ लोगों का, 2 मियाँ बीवी का आपस में हो, एक तो शख्सियत के बारे में मैं भी नाम लेने की इजाजत रखती हूँ, आदिल राजा साहब, ठीक है। मैं उनके तज्जियों से सख्त इख्तिलाफ करती हूँ, क्योंकि जिस किस्म के वो व्लॉग्स बनाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी और इंतशार की तरफ जाते हैं। अब इसमें ये हुआ कि ये जो डॉलर्स हैं, मैंने बाज लोगों से पूछा कि यार आप ये जो बात करते हैं, बड़े मारूफ यूट्यूबर्स हैं, तो मैंने कहा आपने जो ये बात करते हैं आपको भी पता है कि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मिसाल के तौर पर आप ये हर तीसरे दिन कहते हैं कि अडयाला जेल का जो ताला है वो टूट गया है और अब ये होने लगा है, तो मैंने कहा इसका हकीकत से तो कोई ताल्लुक नहीं, क्योंकि उनकी जो समात है, इनकी जो समात है वो अगले 15 दिन बाद होनी है। उस समात में मुझे जमानत होती नजर नहीं आ रही, आप ताले कैसे तोड़ते हैं? तो उन्होंने कहा देखिए हम इस वक्त एक बहुत बड़ी एक तादाद है जो ये ताले तोड़ने का लफ्ज से अपने आप को कनेक्ट करती है, तो हम बेसिकली उस कनेक्शन के चक्कर में ये ताले तोड़वाते हैं, इस थंबनेल लगाते हैं। लोगों को भी पता है कि ऐसा नहीं होना, लेकिन बाज दफा आप वो सुनना चाह रहे होते हैं। मैं अगर कॉफी लवर हूं ना, तो मैं सुनना चाह रहा हूँ कॉफी की तारीफ आपसे भी। इसकी जिम्मेदार पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इस बयानी को टो करना चाह रही हैं। मैं बताता हूँ, पहले ये काम शुरू हुआ था, मुझे कहने दीजिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और अब इसमें सब बराबर के शरीक हैं, नून लीग हो या पीपल्स पार्टी हो, जिस सब इसमें बराबर के शरीक हो गए। उसकी वजह क्या है? मैंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोगों से पूछा कि आप लोग क्यों इस स्टेज पे आ गए हैं, और आप लोग तो ऐसे मिजाज नहीं रखते थे। तो मुझे एक जिम्मेदार ने ये बात बताई कि जी पहल ये बात हुई थी कि हम किसी भी खातून के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे, और हमारी क़यादत जो है वो इस हवाले से कहती थी कि आपने ना ख़वातीन के, लेकिन कहते हैं एक स्टेज ऐसी आई कि जब कुलसूम नवाज के ऊपर बैशिंग हुई, उसके बाद जब हमारा एक इजलास हुआ तो वहाँ पर कोई बात हुई तो हमारी क़यादत खामोश थी। यानी उन्होंने इसका गो हेड होता है ऐसे खामोशी को कि अगर आप करना चाहें तो कर ले। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हो गया। अब आप देखेंगे एक दूसरे के घरों तक पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, नून लीग हो, पीपल्स पार्टी। अब अगर आप एक मरतबा जसारत करें, आप टीवी पे बैठे हैं, आप जसारत करें ये बात कहने की कि फलां जगह जनाब धांधली हुई है या फलां पार्टी, अभी आप देखें आपको कराची से लेके खैबर तक क्या होता है। मेरा आपसे एक सवाल है, मैं जैसे भी अज़मा ज़ाहिद बुखारी साहबा का भी जिक्र किया, यहाँ पे शहबाज गिल साहब का भी कर लेती हूँ, ये क्या जरूरत पेश आ गई हमारे सियासतदानों को कि जब उनके पास प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए जगह मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जाके वो अपना बयान ऑटोमेटिकली जाकर जहाँ उनको वेलकम करें, हमारे प्रोड्यूसर्स वगैरह नहीं आती, नहीं बेशक चले अभी उनके पास नहीं है ना, लेकिन बाद में अगर हम देखें तो इन सियासतदानों को क्या जरूरत आन पड़ी कि ये लोग खुद अपने यूट्यूब चैनल चला रहे हैं? वेल, इसका अगेन बात वहीं से शुरू होगी कि क्यों जरूरत पड़ी। मुझे लग रहा है कि मैंने इसके ऊपर बाय द वे स्टोरी भी की थी जब अज़मा ने ये चैनल किया था, और इन सब के ऊपर मैंने की थी कि वाई पॉलिटिशियंस आर कमिंग टू द यूट्यूब। उसमें जो उसका क्रक्स था, जो बात सामने आई थी मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद, एक्सपर्ट से बात करने के बाद, वो यही था कि ये जो भेड़ चाल और ये जो रेस है टू गेट कनेक्टेड विद द पीपल, वो सोशल मीडिया ही अल्टीमेट एक टूल सामने आया है कि पॉलिटिशियन ये समझता है, अज़मा ज़ाहिद बुखारी ये समझती हैं कि वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बट वो नहीं कह पाई, टाइम नहीं मिला, टाइम थोड़ा था, या फलां चीज़ रह गई, तो वो जो उनका कंटेंट है
और फिर उनको ये भी लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून चूंकि जो है ना वो थोड़ी वीक है सोशल मीडिया के, उस तब थी शायद, अब वो कवर कर रहे हैं, तो वो जो एक कमी है, क्योंकि वो शी इज़ वेरी गुड, यू नो शी कैन टॉक वेल, वो अच्छा बोल लेती हैं, वो नॉन स्टॉप बोल सकती हैं, तो उन्होंने अपनी स्किल को यूटिलाइज करने के लिए वो मेरी उनसे बात हुई थी, मैंने पूछा था उनसे कि व्हाई डिड यू कम हियर, तो उनका ये कहना था कि यार बात ये है कि मुझे लग रहा है कि जितने बड़े पैमाने पे हमें फेक न्यूज़ और प्रोपेगेंडे का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम में से हर बंदे को अब मुजाहिद बनना चाहिए। और पता है मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी, लाहौर में गालिबन की पत्नी गुजरावाला में एक जलसा था, हमारे ही सहाफी दोस्त हैं उमरदराज गोंदल, वो गए थे वहां पर उस जलसे को कवर करने के लिए, तो फिर बड़ा ट्रोल किया गया नून लीग के सपोर्टर्स की तरफ से, फिर वो सामने उन्होंने कहा कि नहीं आप आके कवरेज करें और जब तक जलसे होंगे आप जरूर करिए। तो वेलकम कीजिए उन तमाम यूट्यूबर्स को जो कि चाहे किसी भी पार्टी का मौक़िफ़ दिखा रहे हो, लेकिन जब तक आप वेलकम नहीं करेंगे ना वो आपका नैरेटिव नहीं दिखा सकते। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, अभी जो फर्रुख कर रहे थे बात, असल में ना ये एक सवाल ही होना चाहिए कि व्हाई देयर इज अट्रैक्शन टू द पीटीआई नैरेटिव मोर देन द अदर पॉलिटिकल पार्टीज। वो बीच की कहानी क्या है, वो है इकोनॉमी। इतना बड़ा पैसा अटैच इस वक्त जो है, पैसा अटैच्ड है पीटीआई के साथ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जाके अगर आपने यूट्यूबिंग आज स्टार्ट करनी है, हुआ है कुछ हमारे दो अजमल जामी साहब, उन्होंने अभी यूट्यूबिंग अपनी पर्सनल, क्योंकि नया टीवी उन्होंने ज्वाइन किया है, तो वो ही जस्ट वांटेड टू डू इट। हमने काफी एक्सटेंसिव रिसर्च की मार्केट के अंदर कि वो क्या रहा है। इफ अ न्यू गाय वांट्स टू कम विद देयर ओन यूट्यूब चैनल, तो होगा क्या, उस होगा क्या के ऊपर ऐसी आपको मैं बता के उसका आदादो शुमार ऐसे आए कि एक बंदे ने जो देयर आर कंपनीज हु आर हैंडलिंग एंड मैनेजिंग द सोशल मीडिया अकाउंट्स ऑफ द ऑल दीज गाइस, बिल्कुल। और वहां पे बैठ के ये समझ आई कि अगर आपने स्टार्ट लेना है तो यू हैव टू कम थ्रू पीटीआई। ठीक है, आप हैशटैगिंग पे वो लेके जाएंगे जो एसईओस में आ चुकी हुई है, आपको हर चीज वो लेके आनी है अगर आपने पैसे कमाने हैं, बिल्कुल। सो देयर इज अ ह्यूज इकोनॉमी। जो मैं एक अभी जो आपने नाम लिया, उनका नाम मैं रिपीट नहीं करूंगा, अच्छा, ही इज द मोस्ट अर्निंग गाय इन यूट्यूब इन दिस कंट्री। जब उनके बैंक अकाउंट्स का वो आया 3 मिलियन जी, माय गुडनेस, ये डॉलर्स की बात कर रहे हैं, आप जरा बता दें। नहीं अच्छा, मैंने नाम तो बहुत ज्यादा लिए थे ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन मैं आपको बताऊं इन सब की सारी सब के पैसे सब के क्लियर रहेंगे कितना, और दे आर मेकिंग मिंटिंग मनी लाइक एनीथिंग। और ये अजमा और शहबाज गिल वाले में भी ये भी तो चीज है ना, यानी सिर्फ ये नहीं कि अपना बयानिया देना है, हाँ पैसे भी, लेकिन अब ये इतनी बड़ी इकोनॉमी अटैच हो चुकी है बॉस कि अब आपको लोगों, अब आप किसी को कहेंगे ना कि आप लेट हो गए, नहीं हम काफी लेट हो गए हैं। इसका आपका YouTube पे नहीं जाता ये मॉर्निंग शो का? सब जाता है। आपको क्या लगता है वो पैसे हमें मिलते हैं? ठीक है, लेकिन ऑन अ सीरियस नोट, जिस तरह से सोशल मीडिया भी चल रहा है, जिस तरह से हम भी उस पर बात कर रहे हैं कि पॉजिटिविटी फिर हमें कम दिखाई दे रही है, हमें नेगेटिविटी ज्यादा दिखाई दे रही है। अगर इन फ्यूचर भी ये इसी तरह से काम करता रहा और अगर लॉज ना बनाए गए, जो कि इम्पॉसिबल ही हमें दिखाई दे रहा है, तो ये फिर इन फ्यूचर कितना मुश्किल हो जाएगा, इसको कंट्रोल करना ये कितना खतरनाक हो जाएगा। देखिए, जिन ममालिक की बात कर रहे थे, उन ममालिक ने क्या किया, उन लोगों ने या तो अपने सिस्टम बना लिए। अब देखिए, फेसबुक और ट्विटर जो है ना, उनका कोई ऑफिस मौजूद है आपके पास जी, तो आप उनसे बराह रास्त बात इस तरह से नहीं कर सकते। जब तक उनके ऑफिस यहाँ पर मौजूद ना हो, आप कंफर्टेबल नहीं है, वो भी कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि आप फ्रेंडली लोग नहीं है, आप इतनी बड़ी मार्केट ही नहीं है इंडिया में, आपके हमसाया मुल्क में वो खोल रहे हैं सब कुछ। दूसरी बात ये, या तो आप अपना सिस्टम बना लीजिए, चाइना मॉडल पे चले जाएं, व्हाट्सएप से लेके हर चीज उन्होंने अपनी बना ली है, वो कंट्रोल करते हैं। मुझे यहाँ तक भी बताया दोस्तों ने कि उन्होंने कोई कीवर्ड्स हैं जब वो लिखे जाते हैं रिमूव कर दिए जाते हैं, यानी इतना ऑटो पे चला गया। पाकिस्तान जैसे आपने, मैं इससे भी एग्री नहीं करता कि ज्यादा नेगेटिविटी है। आप और मैं चूंकि सियासत को ज्यादा देख रहे हैं, तो सियासत के मैदान में पार्टियों ने अपना वही बयानिया जिस तरह एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं उस तरह दिया। सोशल मीडिया तो इतना बड़ा एक रूम है, इतना बड़ा हॉल है, जिसके अंदर आप अगर तिलावत सुनना चाहते हैं, नाच सुनना चाहते हैं, आप मजहबी हैं, आप गैर मजहबी हैं, आप कुछ भी करना चाहते हैं, तो आपको हर तरह का आपको मिल सकता है। आप जिस तरफ भी जाए, आप ट्रैवलिंग के शौकीन है, आपको आपका जो टिकटॉक है, फेसबुक है, वो ट्रैवलिंग से रिलेटेड वीडियोस दिखाना चाहिए। इतनी नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन ज्यादा नेगेटिविटी जो आपको नजर आती है, ये बेसिकली वही नेगेटिविटी है जो अखबारात में, टीवी चैनल्स में एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए जाते हैं,
नजर आ रहे हैं हमें खत्म हो गए ना, तो इसलिए हमें ठीक है। मालूम नहीं होता कि किसने किस कॉलम में जाके क्या लिखा है। नुमान हमें एक बार फिर से ज्वाइन कर चुके हैं। नुमान, सारी गुफ्तगू आपने पहले भी सुनी। सबसे पहले तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि अगर आपने हमारे किसी पॉइंट पर अपना ओपिनियन देना तो वो भी दीजिए, और दूसरा हमें ये भी बताइए कि जो हमने 2 रोज पहले देखा कि नून लीग के सोशल मीडिया अकाउंट से एक ट्वीट हुई जिसमें बहुत ज्यादा बैशिंग की गई एंकर्स हजरात को लेकर, कहा गया है कि वो अपनी मनपसंद का बयानिया जो है वो दिखाना चाह रहे हैं, सुनाना चाह रहे हैं नशिस्तों के मामले पर। फिर हमने देखा कि एंकर्स की तरफ से भी खासा रिएक्शन सामने आया। आपको लगता है कि नून लीग ने अगर थोड़े एग्रेसिव मोड की तरफ गेयर लगाया है तो जरा कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो गई? मेरा ख्याल है कि पहले तो मैं इस बात के ऊपर रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये बात मेरे दोस्त भाई ने बिल्कुल सही की। इसमें जो इकोनॉमी है ना वो बहुत इन्वॉल्व हो गई यूट्यूब और फेसबुक के व्यूज के अंदर। अब कोई भी चैनल बनाता है कोई भी किसी भी चीज से रिलेटेड, खास तौर पे सियासी, तो वो बहुत से फैक्ट चेक्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कौन सा टैग यूज किया जाए, तो वो टैग जैसे बताया अडियाला जेल का बताया गया कि जी अडियाला जेल के ताले खोल दिए गए, जजेस ने अहकामात दे दिए, जजेस से मुतालिक बाकायदा तस्वीरें लगी हुई हैं उनकी। उस दिन में उस चीज की हेयरिंग भी नहीं है उस केस की, और उस केस से मुतालिक इतना कुछ लिखा हुआ होता है और व्यूज मिलियंस में गए हुए। और यहाँ तक बात चली गई है अब कि हमारे बहुत सारे जो एंकर हजरात हैं जो बहुत ही सीनियर सहाफी हैं, उनके जो पे रोल्स हैं उससे ज्यादा यूट्यूबर्स जो है वो पैसे कमा रहे हैं, और वो अब अपना जो कैरियर है वो इसी जगह पर ही बना रहे हैं, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर। आप भी एक्स पे बड़े एक्टिव हैं, आप कितने पैसे कमा रहे हैं? अच्छा, मुझे आपने ये भी टिप देनी है, मेरे फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे हैं नुमान। वो होटल्स पे ना जो है खाने के बाद थोड़ी सी ग्रेवी मिलती है, एक्स के ऊपर तो सिर्फ ग्रेवी बचती है, वो हमें मिलती है थोड़ी बहुत, तो उसके अलावा कुछ नहीं है। एक्स के ऊपर अभी ऐसा व्यूज के मामले में बहुत कोई अच्छी इनकी पॉलिसी है नहीं है, लेकिन यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर इस मामले में। दूसरा जो सवाल आपने किया कि पीएमएल ने जो एग्रेशन दिखाया है, अच्छा उसमें गलती जो है वो एक तरफ की नहीं है। पहला दिन या दूसरा दिन था नताइज के आने का, और एक पार्टी के मुस्लिम लीग नून के जो साहबदार साहब है उनको टीवी पे लिया गया एक चैनल के ऊपर, और एक इंतहाई सीनियर सहाफी सरगोशी करके कह रहे हैं कि अब ये झूठ बोलेंगे। ये वीडियो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। अब आप एक ऐसी पार्टी जिसको एक सेटबैक हुआ है इलेक्शंस के अंदर, और वो 120 जहां पर टारगेट कर रही थी सीट्स, वहां पे उसके पास 78-79 सीट्स आ रही हैं, उसका वोटर एक तो पहले ही दिल बर्दाश्त है। हाँ। और ऐसी चीज के बाद खास तौर पे एक खास चैनल और एक खास चैनल के सीनियर तरीन एंकर वो इस तरह की बात करे तो गुस्सा एक जज्बाती तौर पे आ जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की जो सोशल मीडिया टीम्स और मीडिया टीम्स थी, दे वर नोवेयर, वो कहीं पर नजर ही नहीं आ रहे थे 2 दिन तक, तो उसका भी एक गुस्सा था। शायद वो सारा मिलाकर जो एग्रेशन है वो एक साथ ही निकला है। लेकिन मेरा ख्याल है नून लीग के अंदर दूसरी जमातों की निस्बत जो सोशल मीडिया के जो लोग हैं वो रजाकार हैं, वो सोशल मीडिया टीम्स नहीं है, ये वॉलंटियर्स हैं, और ये अपने आप को सही करना, ये अपने आप को 1-2 दिन में सही भी कर लेंगे। ये जहां पर कोशिश करेंगे कि जहां पर इन्हें पीछे होना ये पीछे होंगे। और नुमान, यही वॉलंटियर्स फिर हम देख रहे हैं कि बहुत से जो सियासतदान हैं उनके नामों से अकाउंट भी उनके चल रहे हैं, और वो उस पर बैठकर कुछ भी लिख रहे हैं, अपना एग्रेशन भी दिखा रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा फिर लोगों के लिए रिस्की हो जाता है, वो उस इंफॉर्मेशन पे यकीन कर लेते हैं। जिस तरह से राना सनाउल्लाह साहब के हवाले से 2 दिन से चल रहा था कि वो खुद सोशल मीडिया पर उन्होंने वो ब्रिगेड की कमान संभाल ली है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला, उन्होंने डिनाई कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा ख्याल है कि एक आध दिन में सोशल मीडिया पर जो है ना वो 24 घंटे के अंदर चीज साइकिल जो है ना वो चेंज हो जाता है, और मेरा ख्याल है कि कल के बाद आज के दिन में बहुत सारी चीजें जो है वो मेरा ख्याल है इलेक्शन के हिसाब से भी, और मेरा ख्याल है कि जो सोशल मीडिया पे एक वॉर किस्म की जो एक सिचुएशन कायम हो गई है वो दोनों मेरा ख्याल है थोड़ा सा ठंडा होंगी। और मेरा ख्याल है कि मीडिया को भी इस मामले में पॉजिटिव रोल प्ले करना चाहिए, जहां पर दरगुजर की पॉलिसी होनी चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो जिनको समझना चाहिए कि ये 18 से लेकर और ये 30-35 साल तक के लोग इसमें बैठे हुए हैं। अब 17-18 साल के बच्चे का जो अकाउंट है वो उसको नहीं आइडिया कि जमहूरी लैंग्वेज या जमहूरी तरह से जो सियासत है वो क्या होती है, तो वो जो मर्जी लिख रहा है उसको मेरा ख्याल है थोड़ा दरगुजर भी करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस मुल्क में कानून तो बना नहीं सकते, क्योंकि जाहिर सी बात है वो उन कानून को फिर किसी भी तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा वेट करेंगे तो मेरा ख्याल है ये चीजें ठीक हो जाएंगी। We just hope so, ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि काम करना चाहिए। बिल्कुल, हम लोग इस वक्त जो है ना मजीद महाजराई नहीं करना चाहते, बहुत बेहतर होगा कि सब मिलकर मुल्क के लिए काम करें। अच्छा फरूक, ये जो हमने भी सवाल नुमान से भी किया, ये जो राना सनाउल्लाह साहब वाला मामला है और पीएमएल का जो अपना सोशल
ऑफिशियल अकाउंट है, जिस तरीके से उस पर से गोला बारूद सामने आ रहा है हमें, आपको ये लफ्जी गोलाबारी ये मजीद चलती हुई बढ़ती हुई आके दिखाई दे रही है, या आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा थम जाएगा सारा मामला? पहले अखबारात में जब कॉलम आया करते थे ना रहनुमाओं के, तो कुछ रहनुमाओं को जब हम जाती तौर पे जानते थे तो हम तशवीश में मुब्तला हो जाते थे कि ये कॉलम कैसे लिखा होगा इन्होंने। तो बाद में पता चला कि पीछे कोई कॉलम कोई और लिखता है। अभी भी बहुत से रहनुमा ऐसे हैं, 110% एग्री। तो अभी भी बहुत से सियासी रहनुमा ऐसे हैं जिनकी बड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन उनके अकाउंट जो हैं या तो उनकी पार्टी के या उनके अपने ही कोई अजीज इस्तेमाल करते हैं। जब हम उनसे बात करते हैं तो उनसे कहते हैं कि रात में आपने ट्वीट में ये लिखा था, तो वो कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं मैंने क्या लिखा है। उनके नाम का ही अकाउंट होता है, वो ही ऑन कर रहे होते हैं, सब कुछ होता है। इसी तरह मुझे नहीं लगता कि राना सनाउल्लाह साहब इतने ज्यादा वर्ड याद है नानी अम्मा वाला जो वीना मलिक के अकाउंट से बार-बार आया करता था? नहीं, वीना मलिक का अकाउंट भी हमने देखा कि वो इसी तरह। तो ये एक बात तो ये कि वैसे तो कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, जैसे बिलावल भुट्टो अपने ट्वीट खुद करते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ साहब के हवाले से मैं जानता हूँ कि ट्वीट अगर उनकी टीम करती है पहले उनको दिखाया जाता है फिर वो करते हैं। इमरान खान साहब अपना ट्वीट उनके पास खुद हुआ करता था, साथ में एक दो लोगों के पास भी एक्सेस थी, 4 से 5। इसी तरह आप सिराजुल हक साहब अपने ट्वीट खुद नहीं करते, लेकिन अब उनकी दिलचस्पी हुई है, लेकिन वो भी दिखाया जाता है। ये चंद एक लीडरों का मैंने आपको बताया। अब नवाज शरीफ साहब अपने ट्वीट नहीं करते, सबको पता है। मरियम नवाज शरीफ मरियम नवाज साहिबा ने तो ट्वीट जो की थी उसकी इंग्लिश वोकैबुलरी इंतहाई खराब थी, जिसके बाद उन्हें ट्वीट डिलीट करना पड़ा था। तो वो अब कुछ यानी एक्सेस आपने दी होती है। ये भी मुमकिन नहीं कि आप इस लेवल के लीडर हैं या आप हल्के के भी लीडर हैं तो आप खुद सारी चीजें मैनेज कर रहे हो। लेकिन आपने जो ये कहा कि अग्रेशन और ये जो चीजें, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो ये कि मीडिया पे जब नतीजे दिखाए गए तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बहुत पीछे दिखाई गई, जिसकी वजह से उनके अंदर एक एग्रेशन था। अच्छा, फिर हुआ क्या? ये ज्यादा एग्रेशन उनमें नहीं आया, ज्यादा एग्रेशन उनके वोटर्स में आया। वोटर्स ने उनको इतनी मजबूर किया कि अगर ये लोग अपना एग्रेशन ना दिखाएं, यानी एक सियासी पार्टी के सरबराह है, मैंने उनसे पूछा कि आपने क्यों किया ये सब कुछ, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं एग्रेशन ना दिखाऊं मुझे नीचे से इतना एग्रेशन मिलता है कि मैं मजबूर हूं, वरना मेरा वोटर पीछे हट जाएगा। तो यही हुआ। नून लीग का वोटर उस दिन चीख चीख के कह रहा था किधर है हमारे लोग, किधर है वो, किधर है हमारी टीमें, सोशल मीडिया हेड या फलाना। उसका ये नतीजा निकला कि ये आए, होना तो नहीं चाहिए, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे आप किस किस को रोकें। हम तो कहते हैं कि इस वक्त इन सभी को इस पर भी बैठ के कर लेना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया पे जो नया बंदा आ रहा है ना, मिसाक के सोशल मीडिया पे होना चाहिए। मैं सच्ची बात ये है कि जो नया आ रहा है, मेरा अब कजन है, वो 16-17 साल का, वो जब फेसबुक पे आया तो उसने मुझे बताया कि ये फलां लीडर चोर है और फलां लीडर चोर है। तो मैंने उससे पूछा कि ये कैसे पता चला आपको कि ये चोर है? उसने कहा भाई ये देखिए इमरान खान ने बताया हमें यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। तो अब बात ये है कि उससे सोशल मीडिया के जरिए एक सबक उसने पढ़ लिया। अब मुझे नहीं पता अगले 20-30 सालों में उसके कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होंगे कि चोर किसी को कैसे मानना है, कैसे नहीं मानना। अच्छा वैसे ठीक है। और राय मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर दूसरी जमातें इल्जाम लगाती हैं कि जितने भी इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, सारे नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ दी अकाउंट्स, यही कहा जाता है कि वो बैरूनी फंडिंग पर चलते हैं और बहुत ज्यादा सपोर्ट इन्हें ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से भी है। इन दोनों पर आपका क्या कमेंट है? वेल, इसमें एक तो मेरे पास तज्जिया है और एक खबर है जी। जो तज्जिया है वो ये है कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा एग्जैजरेशन है जी, कि बाहर से फंडिंग से चलता है, ये होता है। खबर ये है कि एक्चुअली जब ये मिलिट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हुई, जब ये सारा कुछ चल रहा था, खासतौर पे जब इमरान रजीम चेंज जब हुई, तो उसमें बड़ी थारो रिसर्च हुई थी इसके ऊपर कि ये हो क्या रहा है। तो उसमें एक चीज़ जो सामने आई थी उसमें ये था कि दे आर वेरी इंटेलिजेंट, द पीटीआई गाइज आर वेरी इंटेलिजेंट। उनको पता था कि कहानी किस तरफ जा रही है। तो उन्होंने अपने जो टनल्स थी, मैं इसको सोशल मीडिया टनल्स बोलता हूँ, जहाँ जो टनल्स आपने बनाई हुई है और आपने जब भी उनको यूज करना है आप उनके से इंफॉर्मेशन डालते हैं और वो डिसेमिनेट करने के लिए आपके पास बहुत बड़ा वक्त। तो उन्होंने अपनी टनल्स जो थी वो अपनी ओवरसीज टीम्स के यहाँ शिफ्ट कर दी। तो वो बैरूने मुल्क नहीं है, वो पाकिस्तानी है, बट दे आर इन अ सेफर जोन। बिल्कुल, ये खबर है कि ये बेसिकली मेजॉरिटी ऐसी थी कि इनकी टनल्स जो हैं उनके मेजर जहाँ पे वो क्रिएशन होती है और जहाँ से डिसेमिनेशन होती है, वो उन्होंने चैनल्स अपने रख दिए बाहर जहाँ पे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी उनकी है कि वहाँ पे उनको पकड़ा नहीं जा सकता। उस सेंस को अब अगर आप कहें कि अगर आप उनके आईपीज को चेक करें तो ऑफ कोर्स वो बाहर के हैं, तो आपको लगेगा जी कि बाहर से सारा कुछ हो रहा है। बट इट इज नॉट। कोई भी पार्टी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में ऐसा नहीं करेगी कि वो किसी और से पैसा लेके तो पाकिस्तान के अगेंस्ट काम कर रही है। बट दे आर वेरी क्लेवर, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, दे आर इन वेरी सेफर जोन।
इसलिए ये इस तरह का शायद। अच्छा, मैं यहाँ पे ना कोई कंपैरिजन ड्रॉ नहीं करना चाहती, लेकिन मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सपोर्टर वोटर रहा है ना, वो गवर्नमेंट कॉलेज का रहा है, वो टाट वाले स्कूल का रहा है, और जो खुशकिस्मती कह लीजिए पीटीआई के, इनको लम्स के ग्रेजुएट मिल गए, ठीक है, इनको नमल के मिल गए, इनको किसी और यूनिवर्सिटी के मिल गए, तो ये एक मामला रहा है। नुमान, लास्ट मिनट्स कुछ हमारे पास बचे हैं, तो आपको लगता है कि जो मैंने कहा है वो ठीक है? अगर नहीं है तो आप भी जरा बताइए कि क्या वजाहत हो सकती है मजीद कि क्यों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोटर है या जो सोशल मीडिया यूज करने वाला उनका सपोर्टर है, वो उस तरीके से वो टेक्निक यूज नहीं कर पा रहा। 100% मैं आपके तजज़िये से बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूँ। ये जो 2000 से या 90s से पहले का जो सोशल मीडिया का यूजर है ना, जो उस एज का है, जो उस एज में फॉल करता है, वो जमहूरियत की एक लंबी तारीख को पढ़ चुका है यकीनन। लेकिन जो 2000 के आसपास का जो बच्चा है, जो 18, 19, 20 या 20, 22, 23 साल का है, वो बदकिस्मती से वो उस चीज को नहीं देख सका। और हमारी अब चूंकि स्टडीज में भी हमारे को सच कोई खास पढ़ाने को है नहीं, जब तक कि आप एक बहुत ऊपर के जिस लेवल के ऊपर आप जाके पढ़ते हैं उस वक्त तक ये सारी चीजें बिल्कुल मलिया मेट हो चुकी होती है, दिमाग के ऊपर सरायत कर चुकी होती हैं। तो आपकी बात बिल्कुल सच है कि बहुत सारे ऐसे लोग, बहुत सारे ऐसे नौजवान जिन्होंने ग्रेजुएट इन 4-5 सालों में किया या मास्टर्स किया, उनके जहनों पर यही है जो उनको घोल कर पिलाया गया है। और नून लीग के सपोर्टर बेसिकली वही है जो 2000 से पहले या 80s 90s के दरमियान में कहीं पे फॉल करता है, और वो उन चीजों को देखने के बाद वो थोड़ा सा एजुकेट होता है उन चीजों से, और ये माजरत के साथ ये एजुकेट होते हैं इन चीजों से जो आजकल फॉल कर रही हैं, जो आजकल दिख रही हैं। तो इसमें मैं आपसे बिल्कुल 100% इत्तेफाक करता हूं। एक बड़ा डिफरेंस है जो कि इन दोनों जमातों के सपोर्टर्स में मौजूद है, जो कि सोशल मीडिया पर हमें बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं। और ये जो जंग है अब ये किस स्टेज तक जाती है ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि जंग का आगाज अब मुस्लिम नून की तरफ से भी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया नुमान सलीम, फरूक वड़ाइच और आयशा नवाज हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तो बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।